एक अध्याय एक 15 साल बाद 5 में से 3 चीट कोड चुनना। अध्याय एक 5 में से 3 स्वर्णिम उंगलियां। 15 साल बाद बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में पुनर्जन्म के लिए 5 में से 3 चुने। पुनर्जन्म के लिए कृपया अपनी गोल्डन फिंगर चुने। सबसे पहले सम्राट क्षेत्र की आत्मा। पुनर्जन्म के बाद आपको सम्राट क्षेत्र की आत्मा प्राप्त होगी, लेकिन इसे और उन्नत नहीं किया जा सकता है। दूसरा, शक्तिशाली आत्मिक प्रतिभा बिना बाधाओं के सफलता। आपकी आत्मिक प्रतिभा शक्तिशाली है और जब आप आत्मिक सफलता प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से अपनी जगह पर आ रहा है। तीसरा, डोडी लेगेसी। आपको प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के किसी भी डोडी की संपूर्ण विरासत यादृच्छिक रूप से प्राप्त होगी। चौथा, विचित्र अग्नि रैंकिंग सूची में सभी विचित्र अग्नियां। आपको विचित्र अग्नि रैंकिंग सूची में सभी विचित्र अग्नियां प्राप्त होंगी। पांचवा, सहज अग्नि आत्मा शरीर। एक अग्नि आत्मा शरीर जो आपदा विष शरीर के समान है, स्वाभाविक रूप से आपके करीब है। आप ज्वालाओं को अवशोषित करके अपनी साधना को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सोफे पर बैठे शियाओ यान अपने फोन में एआई द्वारा निर्मित एक वीडियो देख रहे थे। उसमें से आ रही ध्रुवीय भालू जैसी आवाज सुनकर वे खुद को रोक नहीं पाए और बोले, क्या अब 12 राशि चिन्ह ही आपके विशेष अभ्यारण्य का निर्धारण नहीं करते? यह लहजा भी ठीक नहीं है। क्या किसी पुरुष की आवाज नहीं होनी चाहिए जो कहे, डॉको में स्थानांतरण और आपको 15 अंक दिए जा रहे हैं, आप उन्हें कैसे खरीदेंगे? ऐसा कहने के बावजूद जियाओ यान ने वास्तव में अपने मन में इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचा और तुरंत टिप्पणी अनुभाग में टाइप किया, आप केवल दूसरे, तीसरे और पांचवें विकल्प ही चुन सकते हैं। पहला और चौथा विकल्प देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत बड़े जाल हैं। सम्राट क्षेत्र की आत्मा सबसे अच्छी दिखती है, लेकिन ऊपरी सीमा तय करना बहुत भ्रामक है। युद्ध ऊर्जा महाद्वीप के बाहर अलौकिक दिव्य राक्षस और उससे भी अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्तियां मौजूद हैं। सम्राट क्षेत्र की आत्मा पर अटके रहने से प्रारंभिक चरण में आपके पास जितनी भी दिव्य ऊर्जा हो, अंतिम चरण में आपको उतनी ही अधिक पीड़ा होगी। सभी विचित्र अग्नियों के बारे में यह मत भूलिए कि शीर्ष 3 विचित्र अग्नियों में बुद्धि होती है। भले ही उनमें बुद्धि न हो, इन ज्वालाओं की बहुमूल्यता और शक्ति को देखते हुए या तो विशेषज्ञ इन ज्वालाओं पर कब्जा कर लेंगे या आप सीधे ज्वालाओं में झुलसकर सूख जाएंगे। इसमें पूर्ण प्रभुत्व की बात नहीं है, केवल प्राप्त लिखा है, जाल बहुत बड़ा है। यह व्याख्या बहुत अस्पष्ट है, शर्तें अपर्याप्त हैं और इसे चुनना सीधे तौर पर मृत्यु है। हालांकि दूसरा, तीसरा और पांचवा विकल्प भी उतने स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम कोई बड़ी बाधा तो नहीं दिख रही है। चलो इन्हीं विकल्पों को चुन लेते हैं। कमेंट सेक्शन में टाइपिंग खत्म करने के बाद जियाओ यान ने टेलीपोर्टेशन पर क्लिक किया, अपने द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणी को दोबारा पढ़ा और तुरंत हंस पड़ा। उसे लगा कि वह थोड़ा ज्यादा चुनिबियो है। 20 साल की उम्र में वह इस तरह के वीडियो में कौन से कपड़े चुनने हैं, इस बारे में गंभीरता से सोचेगा। क्या यह सच हो सकता है? यह सोचते ही जियाओ यान की दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। ऐसा लग रहा था मानो काफी समय बीत गया हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पलकें खोली, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली थी और वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था। जब वह सोच ही रहा था कि कहीं वह बहुत देर तक जागता तो नहीं रहा और उसके शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज सुनाई दी। कुलपति शियाओ, मैडम ने बच्चे को जन्म दिया है। मैडम ने बच्चे को जन्म दिया है। यह एक नन्हा स्वामी है। एक बूढ़ी दाई की आवाज सुनाई दी। क्या ऐसा है? मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, उस आदमी की कुछ उत्तेजित आवाज सुनाई दी। श्याओजान, अंधाधुंध मत छुओ, एक कुछ कमजोर सी महिला की आवाज तुरंत पीछे से आई। जी हाँ, मैं इसे नहीं छूऊंगा। जन्म के तुरंत बाद यह बच्चा कितना प्यारा दिखता है, बिल्कुल आप जैसा दिखता है, महोदया। भविष्य में यह फाइटिंग ची का अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मीठी जुबान वाला उस जोड़े की नोकझोंक सुनकर शियाओ यान पूरी तरह से अवाक रह गई। जियो झान फाइटिंग क्यों हुई? क्या वह स्वर्ग के रास्ते युद्ध की दुनिया में स्थानांतरित हो गया था? 15 साल पलक झपकते ही बीत गए। जियाओ परिवार का पिछला पहाड़। शियाओ यान एक बड़े पत्थर पर बैठा था, अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था और ध्यान लगा रहा था। यह अभी भी वैसा ही है जैसे ही मैं खेती करता हूँ। दौड़ झीची, यह रिस्कर निकल जाता है। याओ लाओ सचमुच अवशोषित करना जानता है, जियाओ यान ने मन ही मन सोचा। पुनर्जन्म के 15 साल बाद उन्होंने मूल शियाओ यान के समान ही मार्ग का अनुसरण किया। अधिकतम स्थिति में जब उनकी प्रतिभा अपने चरम पर थी, तब वे अहंकारी और आत्मसंतुष्ट नहीं हुए, जिससे उनकी साधना में गिरावट आने के बाद उपहास का पात्र बनना पड़ता। हालांकि उनके जीवन की दिशा में कोई बदलाव नहीं आया। 4 साल की उम्र में ही उसका साधना से संपर्क शुरू हो गया था और डॉ प्रैक्टिशनर बनने के बाद उसकी साधना में तुरंत गिरावट आने लगी। अब तक साधना में प्रतिगमन से गुजरने के बाद उन्होंने कल की परीक्षा में डो झीची के 8वें चरण का अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह बहुत आलसी था, बल्कि इसलिए था कि डो झीची की साधना दिन में केवल 1 घंटे ही की जा सकती थी, अन्यथा उसकी नसें इसे सहन नहीं कर पाती। वह मूल शियाओ यान से 5 चरण आगे इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मशक्ति अधिक मजबूत थी और उसकी साधना दक्षता अधिक थी, अन्यथा वह आज केवल डो झीची के 3रे चरण में ही होता। यह सोचकर भी जियाओ यान को यह थोड़ा बेतुका लगा। सिर्फ इंटरनेट पर 5 में से 3 गोल्डन फिंगर चुनने के कारण वह वास्तव में बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में स्थानांतरित हो गया और मूल कृति का नायक शियाओ यान बन गया। खैर, पिछले जन्म में उनका किसी से कोई लगाव नहीं था, इसलिए पुनर्जन्म लेना भी बुरा नहीं था। हालांकि मूल शियाओ यान को भी अपने परिवार के नरसंहार, अपने शिक्षक के अपहरण और अनगिनत जीवन मरण के संकटों का सामना करना पड़ा। अंततः एक डूडी बनने से पहले उसका अंजाम ऐसा नहीं होगा। उनके पुनर्जन्म के साथ ही उनकी 5 में से 3 स्वर्णिम उंगलियां सचमुच प्रकट हो गई थीं। आत्मा की प्रतिभा, 2D की विरासत, अग्निमय आत्मा का शरीर। आत्मा की प्रतिभा ने उसकी आत्मा की शक्ति को तेजी से बढ़ने दिया। हालांकि उसने इसे सक्रिय रूप से कभी नहीं बढ़ाया था, फिर भी अब उसके पास 3रे स्तर के कीमियागर के बराबर आत्मा शक्ति थी। 2D की विरासत में 2D की मुख्य विधियां, साधना तकनीकें, डॉ तकनीकें और विशेषताएं शामिल थीं। उनकी किस्मत को पूरी तरह से पलट देने वाली बात यह थी कि उन्हें जो 2D कार्ड मिला वह एक ऐसा 2D था जो शरीर को निखारने पर ध्यान केंद्रित करता था। इसलिए जियाओ यान के मन में स्वर्ग स्तर की उच्च श्रेणी की शरीर परिष्करण प्रक्रिया का विचार था, साधना तकनीक, साथ ही साथ बड़ी संख्या में स्वर्ग श्रेणी और पृथ्वी श्रेणी की 2 तकनीकें। इनमें से 2 तकनीक को छोड़ दें तो यदि उसका स्तर पर्याप्त रूप से उच्च नहीं होता तो वह उनका उपयोग करने की तो बात ही छोड़ दें, वह उन्हें सीख भी नहीं सकता था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जियाओ यान को यह महसूस हो रहा था कि यदि वह अपनी आत्मा को मजबूत करता रहे जबकि उसके शरीर की शक्ति साथ न दे पाए, तो भले ही वह सीधे तौर पर नष्ट न हो जाए, लेकिन वह याओ लाओ की तरह हो जाएगा, एक अर्धमृत अवस्था जहां केवल आत्मा ही जीवित रहेगी, शरीर नहीं रहेगा। इससे उसे सम्राट क्षेत्र की आत्मा के उस भ्रामक विकल्प की याद आ गई।
अगर उसने सचमुच यही चुना होता तो शायद जन्म लेते ही उसका अंत हो गया होता। बेशक सोल टैलेंट का यह विकल्प भी कुछ खास बेहतर नहीं था। अगर वह इसी रफ्तार से सुधार करता रहा तो उसका खेल खत्म होना तो तय ही था। सौभाग्य से उसे जो गॉडी विरासत प्राप्त हुई वह उसे साधना करने की अनुमति तो नहीं दे सकी। दो जीची में रहते हुए भी साधना तकनीकों में शारीरिक शक्ति बढ़ाने के कई तरीके मौजूद थे। उसका वर्तमान शारीरिक ढांचा द्वितीय स्तर के राक्षसी जीव के समान था। अगर वे सचमुच लड़ते तो साधारण दो मास्टर शायद उसका मुकाबला न कर पाते। और यह तो केवल कुछ मामूली उपायों से प्राप्त गति में सुधार था। एक बार जब वह दो अभ्यासी बन गया और आधिकारिक तौर पर स्वर्ग श्रेणी के उच्च श्रेणी के शरीर शोधन का अभ्यास करने लगा खेती की तकनीक, उस समय उसका भौतिक शरीर उसकी आत्मिक शक्ति की वृद्धि दर के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होगा और उसे अपनी आत्मिक शक्ति के अपने भौतिक शरीर से कहीं अधिक हो जाने की खतरनाक स्थिति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य विषय पर वापस आते हैं। आत्मा की प्रतिभा और गॉडी विरासत दोनों ही मूर्त रूप से प्रकट हो चुकी थीं, लेकिन अग्नि आत्मा शरीर के संबंध में शियाओ यान ने अभी तक कोई प्रभाव महसूस नहीं किया था। अग्नि गुणधर्म वाली साधना तकनीकों का अभ्यास करने से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त होगा। वह केवल दो जीची स्तर पर था और उसके पास साधना करने का कोई तरीका नहीं था। खेती की तकनीकें, आग की लपटों को अवशोषित करने से साधना में तेजी से वृद्धि हो सकती है। वह केवल दो जीची में था। विशेष ज्वालाओं को खोजने में असमर्थ होने की बात तो दूर, अगर वह उन्हें ढूंढ भी लेता तो उसके पास उन्हें अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक आग की लपटों को नियंत्रित करने की बात है वह तो और भी हास्यास्पद थी। दोबारा दोहरा दूं, वह केवल दो जीची में ही था। शियाओ यान कुछ हद तक असहाय थी। सौभाग्य से समय रेखा के अनुसार उसकी सस्ती मंगेतर सगाई रद्द करने के लिए आने वाली थी और उसकी अंगूठी में उसका सस्ता शिक्षक याओ लाओ भी प्रकट होने वाला था। तब तक एक बार जब वह तेजी से दो जीची से दो प्रैक्टिशन स्तर तक पहुंच जाएगा तो सभी पहलुओं में आश्चर्यजनक सुधार अवश्य ही देखने को मिलेंगे। जैसे ही शियाओ यान भविष्य के बारे में दिवास्वप्न देख रही थी, शियाओ परिवार का एक सेवक पीछे के पहाड़ पर आया और शियाओ यान पर चिल्लाया, तीसरे युवा स्वामी कुल प्रमुख आपको मुख्य कक्ष में बुला रहे हैं। शियाओ यान अचानक होश में आया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मूल कृति से इसके बारे में पढ़ना एक बात थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करना बिल्कुल अलग बात थी। सगाई रद्द होना वाकई अपमानजनक था। 2 अध्याय 2 एक युवा लड़की की गरीबी को कम मत आंकिए, वह मास्टर याओ की शिष्या बन जाती है और उड़ान भरने की तैयारी करती है। अध्याय 2 गरीबी में पली भी युवती को धमकाना नहीं, याओ लाओ को गुरु मानो, उड़ान भरने के लिए तैयार। जब जियाओ यान जियाओ परिवार के मुख्य हॉल में पहुंची तो एल्डर क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के ये नालन यानरान के साथ पहले ही आ चुके थे। मूल कृति के प्रभाव के कारण उनकी लोकप्रियता उतनी बुरी नहीं थी और जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो उनके लिए अभी भी एक स्टूल मौजूद था। हालांकि संयोगवश वह सीट बैंगनी रंग के कपड़े पहनी लड़की के ठीक बगल में थी। सबकी निगाहों के सामने जियाओ यान शांति से चलकर आई और बैठ गई। मुस्कुराते हुए बोली, जुनर शाओ शुन एर के पहले से ठंडे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। भाई शाओ यान, आप यहाँ हैं? हम आखिरकार मैं ही तो मुख्य पात्र हूँ। जियाओ यान की निगाहें नालन यानरान पर घूम गईं। शाओ शुन एर ने सिर हिलाया और फिर कहा, भाई शाओ यान, आपको मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा, उनका इरादा अच्छा नहीं है। निश्चिंत रहें, जियाओ यान ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दिखाई। क्या यह सिर्फ एक रद्द हुई सगाई है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जियाओ जुन एर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। भाई जियाओ यान को कैसे पता चला? शाओ यान ने कहा, मैं तो एक निकम्मा इंसान हूँ जिसकी प्रतिभा लुप्त हो गई है और जिसकी साधना डो झीची के 8वें स्तर पर ही अटकी हुई है। फिर भी वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की युवा नेता है जिसका भविष्य उज्जवल है। अब जब वह अचानक हमसे मिलने आई है तो सगाई तोड़ने के अलावा शायद कोई और चारा नहीं है। जियाओ जुन एर ने इस अनुमान से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कुछ हद तक नाराजगी महसूस करते हुए कहा, इस नालन यानरान में ऐसी दूरदर्शिता की कमी है, भविष्य में उसे इस बात का जरूर पछतावा होगा। जब शियाओ यान और शियाओ शुन एर बातचीत कर रहे थे, मुख्य हॉल के केंद्र में नालन यानरान ने देखा कि ये और शियाओ जान ने मुख्य मुद्दे का जिक्र किए बिना काफी देर तक समय बर्बाद किया, इसलिए वह खुद ही खड़ी हो गई। चाचा शियाओ, मेरी भतीजी इस बार शियाओ परिवार में एक काम से आई है। नालन यानरान ने औपचारिक भाव धारण किया। शाओ झान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ अशुभ होने वाला है। क्या बात है भतीजी नालन? जियाओ जान ने कहा। नालन यानरान ने शियाओ यान की ओर देखा जिसका चेहरा भावहीन था, फिर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, चाचा शियाओ, यह भतीजी पहले से ही क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की युवा संप्रदाय प्रमुख है। आपको यह जानना चाहिए कि प्रमुख संप्रदायों के आमतौर पर कुछ नियम होते हैं। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के युवा संप्रदाय प्रमुख को पुरुषों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, इसलिए। नालन यानरान थोड़ी देर रुकी और अगले ही पल वह उन 2 शब्दों को बोलने ही वाली थी। मुख्य हॉल में मौजूद हर कोई उन 2 शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जो नालन यानरान अंत में बोलने वाली थी। जियाओ जान का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। सगाई का रद्द होना शियाओ यान, उसके लिए और पूरे शियाओ परिवार के लिए एक अपमान था जिससे लोग गर्व से सिर ऊंचा नहीं कर पा रहे थे। पर्याप्त नालन यानरान द्वारा विवाह विच्छेद के शब्द बोलने ही वाले थे कि जियाओ यान अपनी सीट से उठ खड़े हुए और शांत भाव से बोले, उन 2 शब्दों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके इरादे की पहले से ही जानकारी है। आप इस सगाई को नीचा समझते हैं और मुझे भी यह कभी पसंद नहीं आई। अब जबकि आप इसे रद्द करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन सबसे बढ़कर आपको इस तरह का अपमानजनक तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। यह कहते हुए जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम जीतते हो तो तुम इस सगाई को रद्द मान सकते हो, अगर मैं जीतता हूं तो तुम। उसने अपना चोगा फाड़ दिया, अपनी उंगली के सिरे को काटा और उस पर बड़े अक्षरों में अस्वीकृति का चिन्ह लिखा। मेरी अस्वीकृति स्वीकार करो। लहराता हुआ वस्त्र नालन यानरान के चेहरे पर आ गिरा। नालन यानरान ने अपने चांदी जैसे दांत भींचकर चिल्लाते हुए कहा, अस्वीकार करो, मुझे अस्वीकार करो। शाओ यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी शाओ परिवार के वही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसकी मैं प्रशंसा करता था? जब तुम्हें इतना भरोसा है तो मेरी तलवार ले लो। नालन यानरान ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और उसे शियाओ यान की ओर बढ़ा दिया। शियाओ यान का शारीरिक बल द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव के बराबर था और उसकी शक्ति किसी भी दांव मास्टर के बराबर थी। नालन यानरान तो मात्र एक मामूली तृतीय श्रेणी की दांव अभ्यासी थी, भला वह उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? उसने 2 उंगलियां बढ़ाई, नालन यानरान की सीधी ओर चलाई गई तलवार पर सीधा निशाना साधा और सटीकता से उसे पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद क्लैंग, इसके जवाब में लंबी तलवार टूट गई और जब मुख्य हॉल में कुछ ही लोग प्रतिक्रिया दे पाए तो शियाओ यान की उंगलियों के बीच फंसी छोटी तलवार का टुकड़ा उसने तीर की तरह सीधे पीछे फेंक दिया। टूटी हुई तलवार हवा में बेहद तेज गति से उड़ती हुई दिखाई दी। घबराहट में पीछे हटते
समय नालन यानरान की आंखें लगभग पिनहोल जितनी छोटी हो गईं। भूष टूटी हुई तलवार उसके गाल को छूते हुए गुजरी और उसके काले बालों की कुछ लटें काट गईं। नालन यानरान गिर पड़ी और जमीन पर बैठ गई। देर से आई ठंड की लहरें उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगीं। शाओ यान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, एक नजर डाली और कहा, पहले तुम्हें मेरी तरफ देखना पड़ता था, अब भी तुम्हें मेरी तरफ देखना पड़ता है और भविष्य में भी तुम मुझे उसी तरह देखोगे। सही तरीके से मेहनत करो, नहीं तो अंत में तुम मेरी पीठ भी नहीं देख पाओगे। नालन यानरान का पूरा शरीर कांप रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह शियाओ यान को घूरते हुए बोली, शियाओ यान, 30 साल नदी के पूर्व में रहे हो, 30 साल नदी के पश्चिम में रहे हो, एक गरीब लड़की को परेशान मत करो। तुम तो बस एक कचरा हो जिसकी साधना डोजीची के 8वें चरण में रुक गई है, जबकि मैं आगे बढ़ता रहूंगा। 3 साल बाद मैं फिर से शियाओ परिवार में आकर तुम्हें चुनौती दूंगा। आज की इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये शब्द कहते ही नालन यानरान खड़ी हो गई और भाग गई मानो कहीं छिपकर जा रही हो। शाओ यान का मुंह थोड़ा सा खुला, उसकी निगाहें कुछ हद तक अचंभित थीं। नहीं, क्या यह सब कुछ थोड़ा गलत नहीं है? यह कैसे हुआ कि नालन यानरान ने उन्हें चुनौती दी और यहाँ तक कि उनका प्रसिद्ध कथन भी चुरा लिया? उन्हें कॉपीराइट शुल्क के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस नालन यानरान में कॉपीराइट के प्रति जागरूकता की बिल्कुल कमी है। इस समय गेये शियाओ यान की शक्ति को देखकर लगे सदमे से उबर गया और उसने तुरंत क्लाउड मिस्ट सेक्ट से एक और सदस्य को बुलाया, एक शिष्य जिसे पीछे छोड़ना है। आज यह सगाई तो रद्द हो गई, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई। नुकसान फायदे से कहीं अधिक था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के तीनों लोगों के चले जाने के बाद मुख्य हॉल के केंद्र में केवल शियाओ यान ही अकेली खड़ी रह गई थी। शाओ यान ने शाओ जान की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पिताजी, मामला सुलझ गया है, यह बच्चा पहले यहाँ से बिता लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो और अपना काम करो। जियाओ जान की आंखों में अतुलनीय सुखद आश्चर्य था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान इतनी आसानी से 3 स्टार डो प्रैक्टिशन को हरा देगा। नालन यानरान ने डो जीची की साधना के 8वें चरण को प्राप्त कर लिया था। वह सचमुच उनका पुत्र था। शाओ परिवार के मुख्य हॉल से निकलने के बाद शाओ यान अकेले ही पीछे के पहाड़ की ओर चली गई और अनमने ढंग से दूर स्थित जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को निहारने लगी। क्या याओ लाओ अभी भी बाहर नहीं आ रहा है? शियाओ यान ने मन ही मन सोचा। जब वह सोच विचार कर रहा था, तभी उसकी आत्मा शक्ति, जो तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, ने अचानक आत्मा के उतार चढ़ाव का एक संकेत महसूस किया। शाओ यान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह एक अच्छा मौका है। इसलिए उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने अपने हाथ में मौजूद प्राचीन अंगूठी की ओर चिल्लाते हुए कहा, कौन है? बाहर आओ। किसी ने जवाब नहीं दिया। शाओ यान ने अपनी निगाहें नहीं हटाईं और लगातार घूरता रहा। कुछ सेकंड बाद एक वृद्ध मायावी आत्मा का शरीर भीतर से बाहर निकला, असहाय मुस्कान के साथ बोला, छोटी गुड़िया, तुम्हारी आत्मा की शक्ति वास्तव में असाधारण है। इस बूढ़े आदमी ने केवल एक छोटी सी कमी को उजागर किया था और फिर भी तुमने उसे खोज निकाला। शाओ यान ने अपने चेहरे पर सतर्कता का भाव बनाए रखते हुए पूछा, तुम मेरी मां की पुश्तैनी वस्तु के अंदर क्यों हो? क्या मेरी साधना शक्ति का क्षीण होना तुमसे संबंधित है? याओ लाओ ने अनाड़ीपन से अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसते हुए कहा, छोटी गुड़िया, इस बारे में कुछ परिस्थितियों के कारण यह बूढ़ा आदमी तुम्हारी अंगूठी के अंदर गहरी नींद में सो गया और इसलिए उसने तुम्हारी कुछ डो जीची ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। हालांकि निश्चिंत रहें, चूंकि मैंने इतने वर्षों तक आपकी डो जीची ऊर्जा को आत्मसात किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह बूढ़ा व्यक्ति आपको मुआवजा देगा। इस बूढ़े आदमी के जीवन काल में मैं इस महाद्वीप का नंबर 1 कीमियागर था, तुम्हें पता है? याओ लाओ ने गर्व से अपना सिर उठाया। शाओ यान को मन ही मन हंसी आई, लेकिन उसने चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप आत्मा शरीर के रूप में विद्यमान हो सकते हैं। वरिष्ठ वास्तव में असाधारण है। याओ लाओ और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया और बोला, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है, छोटी गुड़िया। यह बूढ़ा आदमी तुम्हें कुछ समय से देख रहा है। आपके इस स्थान पर संसाधन सीमित हैं और आपकी साधना तकनीक और दाव तकनीक तो और भी निम्न स्तर की है। इस बूढ़े व्यक्ति को अपना गुरु मान लो और उच्च स्तरीय साधना तकनीकें और 2 तकनीकें तुम्हें सिखाई जा सकती हैं। साथ ही 2 अभ्यासी बनने के दौरान तुमने जो अग्नि तत्व से युक्त लकड़ी की ऊर्जा प्रकट की थी, उसके बल पर तुम एक कीमियागर बनने की पूरी संभावना रखते हो। यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा सकता है। शाओ यान जानता था कि उसके सामने खड़ा यह गैरगंभीर दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति कितना जिम्मेदार है और कितना सक्षम और अच्छा शिक्षक है। इसलिए अवसर का लाभ उठाते हुए उसने उत्साह का दिखावा किया और कहा, गुरुजी, कृपया मेरे शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसी समय उन्होंने मन ही मन कहा, उड़ान भरने के लिए तैयार। 3 अध्याय 3 योद्धा की वापसी, प्रज्वलन तकनीक, उच्च स्तरीय स्वर्ग श्रेणी शरीर शोधन तकनीक। अध्याय 3 2 अभ्यासी के रूप में वापसी, बर्निंग तकनीक, स्वर्ग स्तर की उच्च स्तरीय शरीर परिष्करण तकनीक। समय पलक झपकते ही बीत गया। याओ लाओ को अपना गुरु मानने और अपनी डो जीची ऊर्जा का क्षय रुक जाने के बाद शियाओ यान ने अपनी प्रतिभा को एक बार फिर से प्राप्त कर लिया। 8वीं अवस्था के डो जीची से शुरू करके वह महज 3 दिनों में 9वीं अवस्था के डो जीची में वापस आ गया। यह देखकर याओ लाओ को यह भी नहीं पता था कि उसे अपने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर का जिक्र करना चाहिए या नहीं। उन्हें लगा कि जियाओ यान की प्रतिभा के साथ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर के बिना भी वह जल्दी से एक डॉ प्रैक्टिशनर के रूप में वापस आ सकता है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर को परिष्कृत करने में समय और प्रयास खर्च करने के बजाय क्यूई गैदरिंग पाउडर के लिए औषधीय सामग्री इकट्ठा करना शुरू करना बेहतर होगा, ताकि शियाओ यान को 100% निश्चितता के साथ डॉ प्रैक्टिशनर बनने में मदद मिल सके। इस पर जियाओ यान का जवाब था, इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। हालांकि अब उन्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यह वस्तु अत्यंत मूल्यवान थी और इसकी कीमत बहुत कम थी। इसे नीलामी में ले जाकर पैसे के बदले बेचना एक बेहतरीन विकल्प था। शाओ यान के समझाने पर याओ लाओ ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर को परिष्कृत करना जारी रखने का विकल्प चुना। पिछले कुछ वर्षों में जियाओ यान ने कुछ पैसे बचा लिए थे और यह राशि छोटी नहीं थी। यह सारा पैसा उसने शरीर को निखारने वाले औषधीय स्नान उत्पादों को बेचकर कमाया था। औषधीय स्नान का फार्मूला स्वाभाविक रूप से डो डी की विरासत से आया था और यह सबसे निम्न श्रेणी का औषधीय स्नान था जो डो जीची और 2 अभ्यासकर्ताओं दोनों के लिए प्रभावी हो सकता था। अब उसने औषधीय स्नान का फार्मूला शियाओ परिवार को सौंप दिया था। औषधीय स्नान के नुस्खे पर भरोसा करते हुए, जबकि मूल पुस्तक में जियाली परिवार द्वारा जियाली परिवार को मामूली रूप से दबा दिया गया था, अब उन्होंने उन्हें वापस दबा दिया था और यहाँ तक कि अगर जियाली परिवार और आओबो परिवार संयुक्त रूप से भी काम करें तो भी वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। शाओ यान को मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों परिवारों ने वुटान शहर छोड़ने की योजना भी बना रखी थी। विशिष्ट विवरणों की बात करें तो अब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए ये सब बाहरी चीजें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे शीघ्रता से डॉ प्रैक्टिशनर के स्तर तक पहुंच जाएं।
बेशक क्योंकि दो झीची अवस्था के दौरान उनकी नाड़ियां नाजुक थीं, इसलिए उनका दैनिक साधना समय निश्चित था, इसलिए उनके पास अभी भी काफी खाली समय था। इस दौरान उन्होंने कीमियागरी के कुछ बुनियादी ज्ञान और तकनीकों को सीखने के लिए याओ लाओ का अनुसरण किया, जिससे एक कीमियागर बनने की नींद पड़ी। क्योंकि वह मूल पुस्तक में वर्णित शियाओ यान की तरह अपनी साधना को लेकर चिंतित नहीं था, इसलिए उसने रसायन विद्या सीखने में अधिक ऊर्जा लगाई। मूल पुस्तक में वर्णित जियाओ यान के पास पहले से ही फाइटिंग क्यूई महाद्वीप के शीर्ष स्तर की कीमियागरी प्रतिभा थी, और अब उसके पास और भी अधिक मजबूत आत्मा प्रतिभा, श्रेष्ठ आत्मा बोध क्षमता थी, और अन्य पहलुओं में भी वह मूल जियाओ यान से कमतर नहीं था। कुल मिलाकर देखा जाए तो रसायन विद्या में उनकी प्रतिभा शीर्ष स्तर के लोगों में सर्वश्रेष्ठ थी। उनकी रसायन विद्या की तकनीक, औषधीय सामग्री की पहचान और आत्मा पर नियंत्रण की क्षमता में तेजी से सुधार हो रहा था। उनके प्रशिक्षक याओ लाओ इससे बेहद संतुष्ट थे और अक्सर उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान रहती थी। 3 दिन बाद शाओ परिवार का पिछला पहाड़ शाओ यान ने शांतिपूर्वक ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने डोजी ची को बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ची को अवशोषित किया। उसके शरीर के भीतर 9वें चरण की डोजी ची पूर्णता तक पहुंच चुकी थी, और इस समय जब उसने एक बार फिर उसमें डोजी ची डाली तो उसमें सूक्ष्म रूप से गुणात्मक परिवर्तन हुआ। समय पल पल बीतता जा रहा था। ठीक एक निश्चित क्षण में उसके शरीर के भीतर मौजूद कमजोर डोजी ची उसकी इच्छा के अनुसार गतिमान थी, उसके भीतर उन्मत्त रूप से घूम रही थी। शाओ यान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तेजी से हाथ के इशारे बनाए, जिससे डोजी ची ऊर्जा उसके पेट के निचले हिस्से की ओर प्रवाहित होने लगी और उसे नियंत्रित करते हुए एक डोजी भंवर में संघनित कर दिया। इस क्षण में शक्तिशाली आत्मशक्ति ने अपनी भूमिका निभाई। वह मंद डोजी ची आत्मा की शक्ति द्वारा संकुचित हो गई, एक आज्ञाकारी पिल्ले की तरह व्यवहार करते हुए जो समर्पण भाव से कही गई हर बात का पालन करता है, और सफलतापूर्वक एक पूर्ण डोजी भंवर में संघनित हो गई। दो अभ्यासी यह हो गया। याओ लाओ, जो एक तरफ से सब कुछ देख रही थी, के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति बहुत प्रबल थी, इसलिए शियाओ यान ने उसे ऊर्जा संचयन पाउडर बनाने नहीं दिया था। पहले तो उसे थोड़ा डर था कि शियाओ यान का आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन अब देखने पर उसे एहसास होता है कि उसने शियाओ यान को सही मायने में कम आंका था। इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिभा के साथ ऐसे शिष्य को प्राप्त कर पाना वास्तव में उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था। अध्यापक शाओ यान ने महसूस किया कि उसकी साधना एक दो अभ्यासी के स्तर पर लौट आई है, और वह संतुष्टि से मुस्कुराया। अब जाकर वह अंतः शरीर को परिष्कृत करने की साधना शुरू कर सका। 2D की विरासत द्वारा लाई गई संवर्धन तकनीक। छोटे बच्चे, बधाई हो, तुमने 2 अभ्यासकर्ता का दर्जा हासिल कर लिया है, याओ लाओ ने कहा। शाओ यान हंसते हुए बोली, फिर भी मुझे शिक्षक को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने आखिरकार मेरा डोजी ची चूसना बंद कर दिया। याओ लाओ ने झिझकते हुए अपनी दाढ़ी को छुआ और विषय बदलते हुए कहा, अहम, चलिए इन अप्रिय बातों के बारे में बात नहीं करते। अब जबकि आप 2 अभ्यासी बन चुके हैं, क्या आपने अपनी साधना तकनीक के चुनाव के बारे में सोचा है? शाओ यान ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि साधना तकनीक के शिक्षक का उच्चतम स्तर क्या है। मुझे यकीन है कि शिक्षक ने मेरे लिए साधना करने हेतु कोई न कोई साधना तकनीक तैयार कर रखी होगी। याओ लाओ ने इससे इनकार नहीं किया और 2 स्क्रॉल निकालते हुए कहा, बेशक मैंने इसे आपके लिए तैयार किया है। मेरे पास यहाँ 2 साधना तकनीकें हैं। एक निम्न स्तर की पृथ्वी तत्व की साधना तकनीक है, जो अभी आपके लिए सबसे उपयुक्त है। जब आपकी साधना एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाएगी तो इस गुरु के पास अग्नि तत्व से युक्त उच्च स्तर की पृथ्वी तत्व की साधना तकनीक भी है, जो आपको बहुत उच्च स्तर तक साधना करने के लिए पर्याप्त होगी। जहां तक दूसरे स्क्रॉल की बात है, यह एक पीले रैंक की निम्न स्तरीय अग्नि विशेषता वाली साधना तकनीक है, जिसे मैंने जलाने की तकनीक नाम दिया है, जिसे इस गुरु ने एक प्राचीन अमर गुफा से पाया था। यद्यपि यह साधना तकनीक पीले रैंक के निम्न स्तर से शुरू होती है, लेकिन साधना तकनीक के विवरण के अनुसार यह विकसित होने के लिए विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं को ग्रहण कर सकती है, जैसे कि पशु अग्नि और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की अत्यंत दुर्लभ स्वर्गीय ज्वालाएं। पहला रास्ता सबसे सुगम है, जबकि दूसरे रास्ते की ऊपरी सीमा अधिक है। आपको इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए, याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। शाओ यान ने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं बर्निंग टेक्निक चुनता हूं। याओ लाओ स्तब्ध रह गया। अरे बदमाश, क्या तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी? हालांकि यह साधना तकनीक विकसित हो सकती है, लेकिन विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं को अवशोषित करना अत्यंत खतरनाक है। इस पर जियाओ यान ने बस मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक जी, मुझे थोड़ा रोमांच पसंद है, और आपको पता चल ही जाना चाहिए, है ना? शियाओ जुन एर की पृष्ठभूमि बहुत ही असाधारण है। अगर मैं उसके योग्य बनना चाहता हूं तो मुझे जोखिम उठाना ही होगा। शाओ यान ने गहरी आत्मीयता का दिखावा किया और इसके लिए एक अच्छा कारण ढूंढ लिया। इसलिए याओ लाओ ने आगे कुछ नहीं पूछा, केवल सिर हिलाकर कहा, पहले इसे आजमा कर देखो। अगर यह बर्निंग टेक्निक वाकई काम नहीं करती है तो दूसरी साधना तकनीक अपनाने में देर नहीं होगी, बस थोड़ा समय बर्बाद होगा। एक समझौता हो गया और याओ लाओ ने बर्निंग टेक्निक को शियाओ यान को सौंप दिया। ठीक है, साधना तकनीक पर कल चर्चा की जा सकती है। आज तुमने रसायन शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, याओ लाओ ने आग्रह किया। मैं जानता हूं, मुझे पता है। शाओ यान ने बर्निंग टेक्निक को एक तरफ रख दिया और एक शरारती मुस्कान के साथ आज की रसायन विद्या साधना शुरू कर दी। 2 अभ्यासकर्ता के स्तर तक पहुंचने के बाद जियाओ यान ने तेजी से स्वर्ग रैंक उच्च स्तरीय शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। यह शरीर शोधन 2D की विरासत से प्राप्त साधना तकनीक को आत्माभक्षण शरीर शोधन सूत्र नाम दिया गया था, जो शारीरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए राक्षसी जानवरों के रक्तसार और स्वर्ग और पृथ्वी के विभिन्न खजानों का उपभोग कर सकती थी। साधना तकनीक को 10 चरणों में विभाजित किया गया था, 2 अभ्यासी से 2D तक। प्रत्येक नए चरण तक पहुंचने पर व्यक्ति उस अवधि के दौरान अवशोषित राक्षसी पशु रक्तसार और स्वर्ग पृथ्वी के खजानों के आधार पर अपनी विशिष्ट जन्मजात क्षमता को जागृत कर सकता था। जियाओ यान का भौतिक शरीर अब दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर के बराबर था, क्योंकि वह पहले ही साधना तकनीक के दूसरे चरण तक पहुंच चुका था। हालांकि चूंकि उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से साधना तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उनकी जन्मजात क्षमता जागृत नहीं हुई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी 2 जन्मजात क्षमताओं की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। जब तक वह राक्षसी जानवरों के रक्तसार और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को अवशोषित करने के लिए जाता था, तब तक वह अपनी जन्मजात क्षमता को जागृत कर सकता था। जन्मजात क्षमताओं को यूं ही नहीं स्वीकारा जा सकता। ऐसा नहीं है कि जियाओ परिवार साधारण द्वितीय या तृतीय स्तर के राक्षसी जीवों का रक्तसार प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें प्राप्त करना मेरे लिए बेकार है। जब तक यह शून्य प्राचीन ड्रैगन या अन्य शीर्षस्तरीय राक्षसी जानवरों का रक्तसार न हो, मेरी जन्मजात क्षमता केवल स्वर्गीय ज्वालाओं का उपयोग करके ही जागृत होगी, शाओ यान ने मन ही मन कहा। बेशक जन्मजात क्षमता
को जागृत करना एक बात थी, लेकिन इससे उसे राक्षसी पशु के रक्तसार और स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों की विशेषताओं का उपयोग करने से नहीं रोका जा सका, जिन्हें उसने आत्माभक्षण शरीर शोधन सूत्र के माध्यम से अवशोषित किया था, ताकि वह अपने शारीरिक शरीर को तेजी से बढ़ा सके। फिलहाल उसे पता था कि वे दोनों चीजें कहाँ मौजूद हैं, और वे उसके लिए बिल्कुल सही थीं। जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला, नीलमणि पंखों वाला शेर राजा और उसका साथ देने वाला बैंगनी क्रिस्टल स्रोत। 4 अध्याय 4 8 महीने बाद पदोन्नति वयस्कता समारोह का समय आ गया। अध्याय 4 8 महीने सुधार वयस्कता में प्रवेश का समारोह। एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जियाओ यान ने इतनी जल्दी रवाना होने की योजना नहीं बनाई थी। वह मूल शियाओ यान जैसा नहीं था, तथाकथित 3 वर्षीय समझौते ने उसे किसी प्रकार की तात्कालिकता का बोध नहीं कराया। वह नालन यानरान को अभी हरा सकता है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। उनके वास्तविक संकट का एहसास क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के छिपे हुए सोल हॉल रक्षक से हुआ। इसलिए जब उसकी ताकत कमजोर थी तो अपनी ताकत बढ़ाने के अवसरों की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालना उसकी योजना के अनुरूप नहीं था। मूल शियाओ यान से भी कहीं अधिक प्रतिभा और साधना तकनीक के साथ वह तेजी से विकास कर सकता था और भी मजबूत साधना के साथ अवसरों को भुना सकता था, खासकर जब धोखेबाज याओ लाओ आसपास हो। उसे तुरंत दो हुआन बनने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक उसकी अपनी शक्ति महान दो मास्टर के स्तर तक पहुंच जाती तब तक वह काफी था। यदि वह उस क्षेत्र में होता और याओ लाओ उसके शरीर पर अधिकार कर लेता तो उसके पास दो हुआन के विरुद्ध मुकाबला करने की शक्ति होती। यदि उसके पास दो लिंग साधना के साथ साथ याओ लाओ साधना भी होती तो वह दो जोम जैसे प्रतिद्वंद्वी का भी मुकाबला कर सकता था। इतनी ताकत उनके लिए जियामा साम्राज्य में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। इसलिए अब जियाओ यान का केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी साधना और रसायन शास्त्र संबंधी कौशल को अधिकतम करने के लिए 1 वर्ष का समय। वह बाल बाल बचना नहीं चाहता था, वह पूर्ण निश्चितता चाहता था। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जियाओ यान ने अपने समय का भरपूर उपयोग किया। हर दिन उनका समय 3 भागों में विभाजित होता था। 1 भाग 2 ची का अभ्यास करने के लिए, 1 भाग कीमिया सीखने के लिए और 1 भाग 2 तकनीक सीखने के लिए। साधना संबंधी प्रतिबंधों के कारण जब 2 तकनीक की बात आई तो उसके लिए स्वर्ग श्रेणी और दी श्रेणी की 2 तकनीक सीखने का समय अभी नहीं था। इसलिए शियाओ यान ने विशेष रूप से याओ लाओ से गहन श्रेणी की 2 तकनीक मांगी। 2 तकनीक निसंदेह यह उच्च स्तरीय प्रोफाउंड रैंक थी। मूल कृति 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स में 2 तकनीक को काफी स्क्रीन टाइम मिला है। समय बहुत तेजी से बीत गया और 8 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। शाओ यान 16 साल की होने वाली थी और यही वह दिन था जब शाओ परिवार का वयस्कता समारोह भी था। शाओ परिवार के निवास में शाओ यान पालथी मारकर बैठा था और उसके शरीर के 2 झींची भंबर के भीतर 9 तारे एक दूसरे पर चमक रहे थे। 9 सितारा 2 चिकित्सक। 8 महीने की कड़ी साधना के कारण उनकी साधना 9 सितारा 2 प्रैक्टिशन स्तर तक पहुंच गई, जो 2 मास्टर बनने से केवल 1 कदम दूर है। यह गति मूल कृति में शियाओ यान की गति से भी तेज थी। इसका कारण पूरी तरह से उनके जन्मजात अग्नि आत्मा शरीर की वजह से था। हालांकि उसके पास अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कोई उत्परिवर्तित ज्वालाएं नहीं थीं जिनका वह सेवन कर सके। ज्वाला का प्रभाव पहले ही पड़ चुका था। उसमें स्वाभाविक रूप से अग्निगुणित 2 ची मौजूद थी और वह अग्निगुणित दहन तकनीक का अभ्यास करता था। अग्नि आत्मा शरीर की ज्वाला संबंधी आत्मीयता ने प्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकतम प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप भले ही बर्निंग टेक्निक निम्न श्रेणी की येलो रैंक की थी, साधना की गति के मामले में यह उच्च श्रेणी की येलो रैंक से कमतर नहीं थी। खेती की तकनीक बिल्कुल भी नहीं। साथ ही स्पिरिट डेवोरिंग बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला के कारण जियाओ यान अक्सर याओ लाओ से अपने लिए गोलियां बनाने के लिए कहता था, खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए। फिर बिक्री से अर्जित धन का उपयोग करके उसने अपनी शारीरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर 2 और स्तर 3 के राक्षसी जानवरों के शव खरीदे। इस दौरान कुछ ऊर्जा 2 ची में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे उसकी 2 ची साधना में भी कुछ हद तक सुधार होगा। आज उसकी शारीरिक शक्ति किसी भी तरह से तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर से कम नहीं थी और उसकी आत्मिक शक्ति भी बहुत अलग नहीं थी, जो पहले से ही तीसरे स्तर के शिखर पर थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या भविष्य में उसकी शारीरिक शक्ति उसकी आत्मिक शक्ति को पछाड़ देगी, शाओ यान को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब तक उसने अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय रूप से बढ़ाना शुरू नहीं किया था। ठीक इसी तरह उसकी आत्मिक शक्ति भी सामान्य तीसरे स्तर से बढ़कर तीसरे स्तर के वर्तमान शिखर पर पहुंच गई और वह चौथे स्तर में आधा कदम आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं था कि वह आत्मा की शक्ति को महत्व नहीं देता था, बल्कि उसे इस समय इतनी उच्च आत्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। 8 महीनों में उनके रसायन शास्त्र संबंधी कौशल में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी और अब वे द्वितीय श्रेणी के रसायन के स्तर तक पहुंच गए थे। परिवार के भीतर बेची जाने वाली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर को वह पहले से ही तैयार कर रहा था। उसके दूसरे स्तर पर अटके रहने का कारण बस यही था कि उसकी 2 ची साधना उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी आत्मिक शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह अपर्याप्त 2 ची की वास्तविकता को नहीं बदल सकती थी। शुरुआती चरणों में आत्मा शक्ति ने युद्ध शक्ति को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया और वह वर्तमान में एक ऐसे चरण में था जो मुख्य रूप से अपनी साधना शक्ति और रसायन शास्त्र कौशल में सुधार पर केंद्रित था। लाभ और हानि दोनों हुए, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। भाई शियाओ यान उस युवती की मधुर आवाज सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर बाहर से दस्तक हुई और शियाओ यान अपनी साधना अवस्था से बाहर आ गया। इस परिचित आवाज को सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलने गया। दरवाजे के बाहर बैंगनी रंग की पोशाक पहने जियाओ जुन एर बर्फ से भी अधिक गोरी त्वचा के साथ शालीनता से खड़ी थी। उसकी भौहें उठी हुई थीं और वह जियाओ यान को देख रही थी। भाई शियाओ यान, चलो चलते हैं, वयस्कता समारोह शुरू होने वाला है। हम चलो, जल्दी चलो और जल्दी वापस आओ। शाओ यान को युवावस्था में प्रवेश करने के समारोह के लिए बहुत अधिक उत्सुकता नहीं थी। पहले उनकी 2 ची साधना भी तीसरे चरण के बजाय 8वें चरण में अटकी हुई थी और वयस्कता समारोह उत्तीर्ण करने में कोई संदेह नहीं था। अब इसे दोबारा करने का उद्देश्य केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना और शियाओ परिवार की प्रतिष्ठा में इजाफा करना था। जुनैर, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, जियाओ यान ने सीधे सादे अंदाज में प्रशंसा की। शाओ शुनएर को थोड़ी शर्म महसूस हुई और उसने अनायास ही अपने बालों को संवारा। भाई शियाओ यान, बकवास करना बंद करो, जल्दी करो और मेरे साथ आओ। शाओ यान को लगा कि शाओ शुनएर वाकई प्यारी है और उसने उससे कहा, शुनएर, खूब साधना करो, जब तुम 2 प्रैक्टिशनर बन जाओगी, रियन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। एक उपहार? शियाओ शुनएर की आंखें चमक उठीं और उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तो भाई शियाओ यान, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, शुनएर थोड़ी देर में आपको जरूर डरा देगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जियाओ यान के बोलते ही उसकी नजर नीचे की ओर गई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जियाओ जुन एर के पतले कोमल हाथ को, जो भेड़ की चर्बी से सने जेड पत्थर की तरह सफेद था, अपनी हथेली में थाम लिया।
शाओ शुनएर स्तब्ध रह गई, उसके गाल तेजी से लाल हो गए। शाओ भाई शाओ यान ने साहसपूर्वक सीधे आगे देखा। शुनएर, मुझे डर है कि तुम रास्ता भटक जाओगी। जियाओ जुनएर ने अपना सिर नीचे झुकाया और धीमी आवाज में म कहा। रिंग के अंदर याओ लाओ इस दृश्य को देख रहा था और उसे केवल यही महसूस हो रहा था कि उसे 10,000 अंकों का गंभीर नुकसान हुआ है। शियाओ परिवार चौक। ब्लैकस्टोन टेस्ट मॉन्यूमेंट के सामने शियाओ परिवार के कई शिष्य लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे और शियाओ झान और तीनों एल्डर पहले से ही वहां मौजूद थे। फिर भी युवावस्था में प्रवेश का समारोह अभी शुरू नहीं हुआ था। सभी लोग उस वास्तव में महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में शियाओ यान शियाओ शुनएर का हाथ पकड़े हुए चौक में प्रकट हुई और सभी का ध्यान तुरंत उन पर केंद्रित हो गया। दर्शकों की ओर देखते हुए शियाओ यान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ऊंचे चबूतरे पर सीधे बैठे अपने पिता को सिर हिलाकर अभिवादन करने के बाद उसने लापरवाही से शियाओ शुनएर को खड़े होने के लिए जगह ढूंढने के लिए कहा। ऊंचे चबूतरे पर अपने प्यारे बेटे को आते देख जियाओ जान ने दूसरे एल्डर जियाओ यिंग की ओर सिर हिलाकर इशारा किया, जो युवावस्था में प्रवेश समारोह की मेजबानी कर रहे थे, यह दर्शाते हुए कि समारोह शुरू हो सकता है। दूसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए चेहरा ऊपर उठाया। उन्हें शियाओ यान से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि शियाओ परिवार द्वारा बेचे जाने वाले औषधीय स्नान और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर सभी इसी तीसरे युवा स्वामी से आते थे। शाओ परिवार के शिष्यों की राय क्या है? किसे परवाह थी? कुछ महीने पहले नालन यानरान को हराते समय शियाओ यान ने जिस ताकत का प्रदर्शन किया था, उसे देखकर वे अब बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत नहीं कर पाते। विशेषकर इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना था कि परिवार द्वारा बाहर बेचे जाने वाले और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औषधीय स्नान के फार्मूले शियाओ यान द्वारा प्रदान किए गए थे। शाओ यान का अपमान करना तो दूर की बात है, उनके लिए घुटने टेककर प्रणाम न करना भी संयमित व्यवहार माना गया। वयस्कता में प्रवेश का समारोह शुरू हुआ। ब्लैकस्टोन टेस्ट स्मारक के पास जियाओ यिंग ने जियाओ परिवार के सदस्यों के नाम पुकारे। वे शिष्य जो आयु संबंधी आवश्यकता को पूरा करते थे, एक एक करके। शाओ यान ने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना। वह शाओ शुनएर के साथ बातचीत करने में मग्न थी। बीच बीच में कुछ चुटकुले सुनाती रहती थी, जिससे वह युवती मुस्कुराते हुए अपनी सुंदर आंखें घुमा लेती थी। कुछ देर बाद आखिरकार जियाओ यान ने उसका नाम सुना। अगला नंबर शियाओ यान का। युवावस्था में प्रवेश समारोह की मेजबानी कर रहे शियाओ परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। 5 अध्याय 5 वयस्कता में प्रवेश का समारोह। शियाओ शुनएर के लिए एक उपहार। अध्याय 5 वयस्कता में प्रवेश का समारोह। शियाओ जुनएर के लिए एक उपहार। शाओ परिवार का वयस्कता समारोह वास्तव में केवल एक बार नहीं बल्कि एक बार ही आयोजित किया गया था। आधिकारिक वयस्कता समारोह से 1 महीने पहले एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग डोजीची के 7वें चरण तक पहुंच चुके होंगे, उन्हें डोजी मंडप में प्रवेश करने और पहले से ही साधना तकनीक का चयन करने की अनुमति दी जाएगी। जो लोग वहां तक पहुंचने में असफल रहे, उन्हें केवल निर्वासित होने की नीति का इंतजार करना पड़ा और वे शियाओ परिवार में हाशिए पर चले गए। शाओ यान ने 1 महीने पहले हुए प्रारंभिक परीक्षण में भाग नहीं लिया था। आखिरकार वह लंबे समय से डोजीची के 8वें चरण में अटका हुआ था और उसने लंबे समय से मानक को पूरा कर लिया था। वैसे भी उसे शियाओ परिवार की साधना तकनीक की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि यह युवावस्था में प्रवेश का समारोह भी केवल उनके पिता शियाओ झान को एक स्पष्टीकरण देने के लिए था। यह औपचारिक वयस्कता में प्रवेश का समारोह था। शाओ परिवार ने काफी लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। वहाँ हथियार उद्योगपति थे जिन्होंने शहर के हथियार व्यापार पर एकाधिकार कर रखा था। पास के भाड़े के सैनिकों के समूहों के नेता थे और मितेर ऑक्शन हाउस के मुख्य नीलामीकर्ता याफी थे। शाओ यान की निगाहें ऊंचे चबूतरे पर घूमी और एक पल के लिए याफी पर टिक गईं। यह वह महिला थी जिसने मूल कहानी में उससे काफी बातचीत की थी। आजकल मूल शियाओ यान से अपने अलग अनुभवों के कारण उसे खुद गोलियां बेचने के लिए रसायन विद्या का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब उसका उससे कोई संपर्क नहीं था। याफी के लंबे और सुडौल शरीर पर एक नजर डालते हुए शियाओ यान ने अपनी नजरें हटा लीं और मन ही मन सोचा, शायद मैं इस जीवन में उससे एक शब्द भी नहीं कहूंगा। उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, ज्यादा सोचना बंद किया और सीधे मंच की ओर चल पड़ा। फिर उसने एक मूर्ति की तरह अभिनय किया। युवावस्था में प्रवेश का समारोह केवल शक्ति परीक्षण के बारे में ही नहीं था, बल्कि इसमें वास्तव में अनुष्ठान भी शामिल थे। शाओ यिंग ने शाओ यान को एक ही स्थान पर खड़े रहने के लिए कहा और बारी बारी से विभिन्न अनुष्ठानिक वस्तुएं लाकर शाओ यान पर लटका दी। अनुष्ठानिक बेल्ट, मसाले और औपचारिक वस्त्र। शाओ यान पूरे आधे घंटे तक एक ही स्थान पर खड़ी रही और अंततः उसने वयस्कता समारोह की रस्मों को पूरा किया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर भविष्य में वह कभी कबीले का मुखिया बन गया, तो वह निश्चित रूप से इन सभी थकाऊ औपचारिकताओं से छुटकारा पालेगा। परीक्षा शुरू, जियाओ यिंग ने जोर से चिल्लाकर कहा। उसकी चीख ने पूरे चौक में मौजूद कबीले के सभी सदस्यों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऊंचे चबूतरे पर जियाओ जान और अन्य लोगों ने भी अपना ध्यान केंद्रित किया। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि शाओ यान, जिसकी साधना में गिरावट आई थी और जो लंबे समय से डोजीची के 8वें चरण में अटका हुआ था, अब किस साधना स्तर पर है। शाओ यान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए शांत और संयमित होकर काले पत्थर की शिला के पास जाकर उस पर अपना हाथ रख दिया। पूरे शाओ परिवार के चौक में मौजूद हर कोई पूरी तरह से एकाग्रचित्त था और ऐसा लग रहा था कि उनकी भारी सांसें भी कर्कश सुनाई दे रही थीं। सभी की निगाहें काले पत्थर की पट्टिका की सतह पर टिकी हुई थीं। तभी एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और काले पत्थर की शिला की सतह पर अजगर और फीनिक्स जैसे बड़े बड़े सुनहरे अक्षर धीरे धीरे उभरने लगे। 9 अभ्यासी 9 सितारे। पूरे शियाओ परिवार के चौक में सन्नाटा छा गया। स्वाभाविक रूप से जियाओ यान को आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। उसने काले पत्थर की पट्टिका पर बने चंचल बड़े अक्षरों पर एक हल्की सी नजर डाली, अपना हाथ पीछे खींचा और तेजी से कदमों से मंच से नीचे उतर गया। किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की और कोई सवाल उठा भी नहीं सका। काले पत्थर की पट्टिका पर 2 प्रैक्टिशन 9 स्टार्स के चमकदार अक्षरों को देखकर शियाओ परिवार के उन सभी सदस्यों के मन में, जिन्होंने उस समय शियाओ यान के व्यवहार को देखा था, इस समय केवल एक ही विचार था। जियामा साम्राज्य को हिला देने वाला शाओ परिवार का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति शाओ यान वापस आ गया था। ऊंचे मंच पर मौजूद अन्य गुटों के लोगों ने ही एक एक करके हैरानी भरे भाव प्रकट किए। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। शाओ यान शुनएर के पास लौट आया और आसपास का वातावरण स्वतः ही उसके लिए पर्याप्त जगह छोड़ गया। उन पर पड़ने वाली निगाहें, चाहे वे ईर्ष्या और जलन से भरी हों, पूजा और प्रशंसा से भरी हों या इच्छा और पछतावे से भरी हों, उन सभी को उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उन्हें परेशान करने कोई नहीं आया। वयस्कता में प्रवेश का समारोह अभी भी चल रहा था। काफी समय बाद युवावस्था में प्रवेश का समारोह समाप्त हुआ। शियाओ शुनएर मंच पर कदम रखने वाली आखिरी प्रतिभागी थीं।
विभिन्न अनुष्ठानों के आधे घंटे बाद तुरंत ही डोची परीक्षा शुरू हो गई। काले पत्थर की शिला पर 4 सुनहरे अक्षर प्रतिबिंबित हो रहे थे। दो प्रैक्टिशन एक सितारा श्याओ यान ने जैसा कि उम्मीद थी वाली मुस्कान दिखाई और अपनी स्टोरेज रिंग की ओर देखा। इसके अंदर वह उपहार था जो उसने श्याओ शुन एर के लिए तैयार किया था। श्याओ शुन एर मंच से नीचे उतरी और श्याओ यान के पास लौटकर उम्मीद भरी निगाहों से बोली, भाई श्याओ यान, मैं पहले से ही 1-2 अभ्यासी हूँ। आपने मेरे लिए क्या उपहार तैयार किया है? चलिए पहले चलते हैं। श्याओ यान ने आसपास मौजूद श्याओ परिवार के सदस्यों की भीड़ पर नजर डाली और कहा। जियाओ जुन एर को कोई आपत्ति नहीं थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने पहल करते हुए अपना हाथ जियाओ यान के हाथ में रख दिया और शर्माते हुए बोली, भाई जियाओ यान, जुन एर के हाथ ठंडे हैं, हम मेरे हाथ गर्म हैं। जियाओ यान को मन ही मन खुशी महसूस हुई। दोनों हाथ पकड़कर वापस उस आंगन तक गए जहां श्याओ शुन एर रहती थी। श्याओ यान ने श्याओ शुन एर को कमरे में लाया और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। श्याओ शुन एर का चेहरा लाल हो गया और उसने शांत होने का नाटक करते हुए कहा, भाई श्याओ यान, आखिर यह किस तरह का उपहार है जिसके लिए इतना गुप्त रहने की जरूरत है? श्याओ यान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे कहा, यह उपहार देने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप शुनएर परछाई में मौजूद रक्षक को कुछ देर के लिए जाने देंगी। श्याओ शुन एर का पूरा शरीर अकड़ गया और उसने अविश्वास से अपना सिर ऊपर उठाया। भाई श्याओ यान, आपने क्या कहा? श्याओ यान ने कहा, शुनएर, मैं तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा जानती हूँ। तो क्या आप मुझ पर भरोसा करने को तैयार हैं? श्याओ शुन एर की सांसें तेज हो गईं। आंखें बंद करके 2 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद उसने हवा से कहा, बूढ़े लिंग, कृपया थोड़ी देर के लिए दूर हट जाइए। हाँ, एक वृद्ध आवाज सुनाई दी जिसमें न तो दुख का भाव था और न ही खुशी का। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद जियाओ यान ने रिंग में याओ लाओ से पूछा और यह पुष्टि करने के बाद कि लिंग यिंग जा चुकी है, उसने अपना हाथ उठाया। स्पष्ट रूप से कहें तो उसने अपने हाथ में मौजूद भंडारण रिंग को ऊपर उठाया। उसने उसमें 2 ची का संचार किया और उसके हाथ में एक बिल्कुल नया स्क्रॉल प्रकट हो गया। छोटे बच्चे, क्या यही वो लेख है जिसे तुमने 2 दिन पहले छुप छुप कर लिखा था और तुमने इस बूढ़े आदमी को भी इसे देखने नहीं दिया? पता चला कि यह तुम्हारी छोटी प्रेमिका के लिए एक उपहार है, रिंग के अंदर, याओ लाओ ने चिढ़ाते हुए कहा। श्याओ यान ने याओ लाओ को नजरअंदाज करते हुए सीधे श्याओ शुन एर की ओर देखा और धीरे से कहा, इस पांडुलिपि में जो दर्ज है वह एक गुप्त तकनीक है और इसका विशिष्ट प्रभाव यह है, शरीर में रक्त प्रवाह को शुद्ध करना। श्याओ शुन एर की सांसें थम गईं और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। बिजली की कड़क की तरह यह उसके दिमाग में फूट पड़ा। प्राचीन कबीले के मुखिया की बेटी होने के नाते वह इस गुप्त तकनीक के महत्व को कैसे नहीं जान सकती थी, जो रक्तवंश को शुद्ध करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। दुनिया में अभी भी मौजूद कुछ प्राचीन सम्राट कुलों के लिए इसका मूल्य किसी भी स्वर्ग श्रेणी की उच्च श्रेणी की साधना तकनीक या 2 तकनीक से कहीं अधिक था। भाई श्याओ यान, श्याओ शुन एर ने श्याओ यान का नाम पुकारा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस पर जियाओ यान ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, जुनर, मैं जानती हूं कि तुम्हारा पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। यह गुप्त तकनीक मुझे संयोगवश प्राप्त हुई है। हालांकि यह शक्तिशाली लगती है, लेकिन रक्त को शुद्ध करना वास्तव में आसान नहीं है। इसमें समय और मेहनत लगती है और रक्त बहुत पतला नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह व्यर्थ हो जाएगा। श्याओ शुन एर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, फिर भी यह गुप्त तकनीक अभी भी बेहद मूल्यवान है। अच्छा है, कम से कम ये तुम पर जंचता तो है। शुनर, जियाओ यान ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस तथ्य को छोड़ दें कि श्याओ जुन एर खुद उनकी पसंदीदा लड़की थी और उनके बीच वर्षों से भावनात्मक लगाव बना हुआ था। उसके बैकग्राउंड की तो बात ही छोड़िए, जो वाकई में गले लगाने लायक। सुनहरा मौका था, कुछ मीठे शब्द कहने में क्या बुराई थी। वह अब भी श्याओ शुन एर से अच्छे इनाम की उम्मीद कर रहा था। सचमुच जियाओ जुन एर इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सीधे कहा, भाई जियाओ यान, 6 अध्याय 6 3 महीने बाद प्रशिक्षण के लिए रवाना होने से पहले, अध्याय 6 3 महीने बाद प्रशिक्षण के लिए निकलने से पहले श्याओ शुन एर को उपहार देने के बाद श्याओ यान का जीवन एक बार फिर साधना में लौट आया। 2 ची साधना, रसायन विद्या सीखना और अपने शारीरिक शरीर को मजबूत बनाना। उसी समय जियाओ यान ने अपने बूढ़े पिता जियाओ जान को भी निर्देश दिया कि वे या फेई को रक्तकमल की गोली बनाने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने और साथ ही बर्फ की आत्मा के ठंडे झरने को प्राप्त करने में मदद करें। दोनों ही चीजें एक अजीबोगरीब आग को बुझाने के लिए आवश्यक थीं। बेशक जियाओ यान ने इतनी जल्दी किसी अजीब आग को अवशोषित करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इन चीजों की तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है, ताकि समय आने पर बहुत देर न हो जाए और अवसर न चूक जाए। बेशक रक्तकमल की गोली के 2 मुख्य घटक मूल पुस्तक में पहले से ही मौजूद थे और जियाओ यान को यह भी याद था कि उन्हें कहां से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि रक्तकमल के सार का प्रकट होना काफी हद तक भाग्य पर निर्भर था और वह इस पर अपनी आशाएं टिकाना नहीं चाहता था। अधिक से अधिक वह समय आने पर जाकर देखेगा और अपनी किस्मत आजमाएगा। बहरहाल, औषधीय स्नान और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर की बिक्री पर निर्भर रहते हुए जियाओ परिवार की संपत्ति लगभग हर कुछ दिनों में एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती थी। दोनों वस्तुएं जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी तक बेची गईं। वह सचमुच धन दौलत में डूबा हुआ था। इस वजह से श्याओ यान भी थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। उसे डर था कि श्याओ जान की महान 2 मास्टर साधना के बावजूद वह अंधेरे में लालची निगाहों को रोक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने सीधे याओ लाओ को बैंगनी हृदय की बाधा तोड़ने वाली गोली और अन्य औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने का आदेश दिया, जिन्होंने सफलता प्राप्त करने में सहायता की। जब तक जियाओ जान की साधना का स्तर डॉलिंग तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगी। औषधियों की खेती और उन्हें परिष्कृत करने में समय बीतता गया। जियाओ यान 3 महीने तक घर पर रहा और उसकी साधना 7 सितारा 2 मास्टर के स्तर तक पहुंच गई। ब्रेकथ्रू का एक पूरा मुख्य चरण और 7 लघु चरण। महज 3 महीनों में हुआ यह सुधार कुछ हद तक अतार्किक प्रतीत हुआ। वास्तव में श्याओ परिवार ने बहुत बड़ा प्रयास किया, औषधीय स्नान तैयार करने और संस्था स्थापना अमृत बनाने में खर्च की गई ऊर्जा का फल मिला। न जाने कहां से जियाओ परिवार ने सीधे तौर पर 5वें स्तर के राक्षसी जानवर का शव प्राप्त कर लिया। जब श्याओ यान ने इसे अवशोषित कर लिया तो उसका भौतिक शरीर सीधे 4थे स्तर में प्रवेश कर गया और उसकी आत्मिक शक्ति भी स्वाभाविक रूप से 4थे स्तर में पहुंच गई। खेती में सुधार तो महज एक छोटा सा बोनस ही था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि मूल पुस्तक में इस अवधि के दौरान गेल परिवार ने जियाओ परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ को आमंत्रित किया था। लेकिन यहाँ श्याओ यान के वयस्क होने के समारोह में 9 सितारा 2 अभ्यासी के रूप में उसकी साधना का परीक्षण होने और उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन होने के बाद गेल परिवार बिजली की गति से बुतान शहर से निकल गया और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एक दूसरे शहर चला गया। एक और मामला था, यानी जियानान अकादमी के प्रवेश विभाग के कुछ लोग पहले ही श्याओ परिवार से मिल चुके थे। श्याओ यान ने भाग लेने के लिए बिल्कुल भी भाग नहीं लिया।
उसके पास खुद का अवसर तलाशने का मौका था। वह जियानान अकादमी जाना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी मांगने और खुद पर और बंधन लगाने के बजाय शुरू से ही न जाना बेहतर था। यदि उसकी साधना का स्तर पर्याप्त रूप से ऊंचा हो और उसमें पर्याप्त क्षमता हो तो भले ही वह मानकों को पूरा न करे, भविष्य में जियानान अकादमी में प्रवेश पाने की इच्छा रखना निश्चित रूप से कोई कठिन कार्य नहीं होगा। जब शियाओ शुन एर को उसके विचारों के बारे में पता चला तो उसने उसका समर्थन करने का फैसला किया और साथ ही शियाओ यान को बताया कि गु कबीले के लोगों ने उसे जल्द से जल्द वापस लौटने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया था। वह ज्यादा से ज्यादा कुछ और वर्षों तक टिक सकती थी और तब तक इतने शक्तिशाली लोग आ जाएंगे जो उसे वापस ले लेंगे। मूल पुस्तक में वर्णित उस कथानक को याद करते हुए जिसमें शियाओ शुन एर को अगवा कर लिया गया था, शियाओ यान ने आत्मविश्वास से कहा कि वह निश्चित रूप से उससे पहले अपनी साधना को इतना बढ़ा लेगा कि वह शियाओ शुन एर को अगवा होने से बचा सके। शियाओ शुन एर एक पल के लिए भावुक हो गई और जियानान अकादमी की उड़ने वाली नाव के साथ वहां से चली गई। चूंकि शियाओ यान प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रही थी, इसलिए उसे शियाओ परिवार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शियाओ फैमिली हॉल। शियाओ जान को शियाओ यान ने बुलाया और अपने तीसरे बेटे को धीरे धीरे परिपक्व होते देख उसने चिंता भरी अभिव्यक्ति दिखाई। यानर, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। आप अपना सारा समय प्रतिदिन साधना में बिताते हैं और पूरे दिन अपने ही कबीले के लोगों से संवाद नहीं करते। लंबे समय बाद समस्याएं अवश्य उत्पन्न होंगी। अपने साथियों से अधिक संवाद करना याद रखें। शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका सलाह सुनने का कोई इरादा नहीं था। पूरे शियाओ परिवार में उसके अलावा किसी को भी यह नहीं पता था कि शियाओ परिवार को पहले ही हॉल ऑफ सोल्स द्वारा निशाना बनाया जा चुका है। अगर उसने अभी खुद को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की तो भविष्य में शियाओ परिवार का सफाया होते देखना उसके लिए पछताने का समय नहीं रहेगा। बेशक वह शियाओ जान से ऐसे शब्द कहने के लिए तैयार नहीं था। उसने विषय बदलते हुए कहा, पिताजी, मैंने आपको इस बार यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहे हो? बहुत खूब, लेकिन यानर की मौजूदा ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि मैं अब तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, जियाओ जान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। शियाओ यान ने उससे कभी कुछ नहीं छिपाया था। पूरे शियाओ परिवार में वही एकमात्र व्यक्ति था जो शियाओ यान की ताकत के विभिन्न पहलुओं के बारे में सबसे स्पष्ट रूप से जानता था। 2 मास्टर स्तर की साधना, एक भयावह शारीरिक बनावट जो चौथे स्तर के राक्षसी जानवर के बराबर है और एक ही मुक्के से उसकी बूढ़ी हड्डियों को चकनाचूर किया जा सकता है। इसके अलावा वह स्वयं एक कीमियागर थे। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर को औषधीय स्नानों की तरह ही तैयार किया गया था, लेकिन एक बार उसने गलती से देख लिया कि इसे स्पष्ट रूप से शियाओ यान द्वारा रसायन शास्त्र की विधि का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। कभी कभी इतने असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बेटे का सामना करते हुए जियाओ जान को केवल अत्यधिक दबाव महसूस होता था। पिताजी, जब मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर जाता हूं तो मुझे विश्वास है कि आप परिवार के मामलों को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। हालांकि लोगों के दिल अप्रत्याशित होते हैं। औषधीय स्नान और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर पर निर्भर रहते हुए परिवार लगातार धन कमा रहा है और एक महान 2 मास्टर की साधना के साथ इसकी रक्षा करना पहले से ही मुश्किल हो गया है। जियाओ जान ने चिंता से सिर हिलाया। सचमुच आपके पिता को भी बहुत सिरदर्द हो रहा है। कुछ डूलिंग स्तर के गुटों ने हमारे जियाओ परिवार पर नजर डालनी शुरू कर दी है। आपके पिता केवल कड़ी मेहनत करके ही जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य से आपके पिता ने मिटेर ऑक्शन हाउस से उच्च कोटि की वायु विशेषता वाली साधना तकनीक फेंग जुआनजुए नीलाम कर ली है, जो आपके पिता के लिए एकदम सही है। मुझे लगता है कि मेरी साधना में सफलता बहुत तेजी से मिल सकती है। शाओ यान का मन कुछ उदास था। फेंग जुआनजुए एक साधना तकनीक जो मूल पुस्तक में भी प्रकाशित हुई थी। असल में मूल पुस्तक में जियाओ जान ने अपने लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलिक्सिर की नीलामी करने के चक्कर में अंतः गेलबी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाया और अपने लिए उपयुक्त इस साधना तकनीक से वंचित रह गया। पिता का प्यार पहाड़ जितना भारी होता है, जियाओ यान ने आह भरी। फिर उसने अपना मूड ठीक किया, एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे शियाओ जान को सौंप दिया। पिताजी, इस भंडारण पेटी में मैंने कुछ औषधीय गोलियां रखी हैं। परिवार प्रथम और द्वितीय स्तर की औषधीय गोलियों को बेच सकता है, तृतीय स्तर की गोलियों को नीलामी के लिए ले जाया जा सकता है और चतुर्थ स्तर की गोलियां बैंगनी हृदय की बाधा को तोड़ने वाली गोलियां हैं जिन्हें मैंने अपने शिक्षक से परिष्कृत करने के लिए कहा था। कुल मिलाकर 2 गोलियां जो आपको पिताजी जल्दी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। जियाओ जान ने स्तब्धता में भंडारण अंगूठी उठाई। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कहां से पूछना शुरू करे और थोड़ा सोचने के बाद उसने अचानक कहा, यानर, क्या तुम्हारा कोई शिक्षक है? शाओ यान ने अपनी नाक छुई और अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने उन्हें बहुत पहले ही अपना गुरु मान लिया था, लेकिन पिताजी मैं हमेशा आपको बताना भूल जाता था। वे एक शक्तिशाली रसायनज्ञ हैं और मेरी साधना तकनीक और रसायन विद्या दोनों उन्हीं से आई हैं। शाओ जान में बात को स्वीकार करने की प्रबल क्षमता थी। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यानर, तुम्हारे पिता तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तुम एक बच्ची हो और तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में अगर तुम थक जाओ तो घर आ जाना। तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे लिए सहारा रहेंगे। शाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर मुड़कर चली गई। एक पागल की तरह 1 साल और 1 महीने तक अथक साधना करने के बाद अब उनके लिए भी अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने का समय आ गया था। उसकी वर्तमान शक्ति और याओ लाओ के उस पर अधिकार होने के कारण वे सभी अवसर उसकी झोली में आ जाने चाहिए। उनकी आत्मा को भस्म करने वाली शरीर को परिष्कृत करने वाली विधि में अब 4 जन्मजात क्षमताएं मौजूद थीं जिन्हें जागृत किया जाना बाकी था। शाओ यान अपने निवास पर लौटा, कुछ आवश्यक सामान भंडारण कक्ष में रखा और चुपचाप शाओ परिवार को छोड़कर चला गया। अगला पड़ाव किंगशान टाउन। 7 अध्याय 7 कम कीमत पर रक्त कमल का सार प्राप्त करना। नन्ही परी डॉक्टर एक सौदा प्रस्तावित करती है। अध्याय 7 रक्त कमल के सार के रिसाव को समेटते हुए जियाओ यीशियान एक लेनदेन का प्रस्ताव रखता है। किंगशान टाउन जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित एक साधारण सा कस्बा जो मुख्य रूप से राक्षसी जानवरों के शिकार पर निर्भर होकर अपना संचालन करता है। वान याओ फार्मेसी, जो कि किंगशान टाउन की 4 सबसे बड़ी ताकतों में से एक है और टाउन के 3 प्रमुख भाड़े के सैनिकों के समूहों की तरह उन सभी में 2 मास्टर के शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे जो मोर्चा संभाले हुए थे। वान याओ फार्मेसी ने औषधीय उत्पादों की बिक्री से शुरुआत की। इसका न केवल 3 प्रमुख भाड़े के गिरोहों से कोई टकराव नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उनके साथ इसके अच्छे संबंध थे और पूरे किंगशान शहर में इसकी प्रतिष्ठा लगभग सर्वोच्च थी। हालांकि आज वान याओ फार्मेसी के मालिक श्री याओ इस समय विनम्रतापूर्वक एक छोटे लड़के का स्वागत कर रहे थे। युवा स्वामी शियाओ, ये सभी हमारी वान याओ फार्मेसी के बेहतरीन उत्पाद हैं, आप इन्हें बेझिझक ले जा सकते हैं, श्री याओ ने अत्यंत उत्साह से कहा। शाओ यान ने उदासीनता
से सिर हिलाया। उसकी निगाहें वान याओ फार्मेसी के गोदाम में मौजूद सभी हुआंगलियन एसेंस पर घूम गईं। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने श्री याओ से कहा, यह सारा हुआंगलियन सार नहीं है ना? क्या डिस्प्ले केस में रखे हुए सार यहाँ नहीं लाए गए थे? श्री याओ स्तब्ध रह गए, फिर बोले, अरे बाप रे, ये तो मेरी गलती है। युवा स्वामी शियाओ, आपको सारी हुआंगलियन एसेंस चाहिए थी। डिस्प्ले केस में रखी हुई एसेंस को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं अभी किसी को भेज देता हूँ। काम खत्म करने के बाद श्री याओ ने बाहर चिल्लाकर कहा, कोई आओ, जाओ और यंग मास्टर शियाओ के लिए डिस्प्ले केस में रखी सारी हुआंगलियन एसेंस ले आओ। श्री याओ के शब्द बहुत ही प्रभावशाली थे। उनके मुख से शब्द निकलते ही सब लोग हरकत में आ गए। कुछ देर बाद 3 लोग अलग अलग मात्रा में हुआंगलियन एसेंस लेकर गोदाम में आए। उन तीनों आकृतियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल थे। उन दोनों व्यक्तियों के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। वे वान याओ फार्मेसी के पीले भूरे रंग की क्लर्क की वर्दी पहने हुए थे। उस युवती को देखकर शियाओ यान ने बार बार उस पर नजर डाली। लड़की की शक्ल सूरत शियाओ शुन ए से थोड़ी कमतर थी। उसने एक साधारण सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका स्वभाव सुरुचिपूर्ण और अलौकिक था। उसके चेहरे पर एक विनम्र हल्की मुस्कान थी और उसकी भौहें घुमावदार थीं। सबसे उल्लेखनीय बात तो उनकी कोमल और पतली कमर थी, जिसे देखकर लोग उन्हें गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाते थे और यही बात उनके आकर्षण को और भी बढ़ा देती थी। शियाओ यान का उसे घूरना स्वाभाविक रूप से उसकी सुंदरता के कारण नहीं था। शियाओ परिवार में शियाओ मेई और शियाओ यू आपदा विष शरीर के जागृत होने से पहले शियाओ यी शियान से कम सुंदर नहीं थीं। लेकिन लड़की जियो यी जियान थी। कैलामिटी पॉइजन बॉडी का स्वामी, मूल कृति के मध्य चरण में जियाओ यान का सबसे बड़ा अंगरक्षक। अब जब उसने उसे सचमुच देख लिया तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से थोड़ा धड़कने लगा। शियाओ यान को शियाओ यी शियान को घूरते देख श्री याओ ने अपनी आंखें घुमाई और शरारती मुस्कान के साथ कहा, युवा स्वामी शियाओ, यह शियाओ यी शियान है। वह हमारी वान याओ फार्मेसी की सबसे शक्तिशाली चिकित्सक हैं और वह शहर के लगभग सभी भाड़े के सैनिकों की देवी हैं। शियाओ यी शियान ने शर्माते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा और शियाओ यान की ओर सिर हिलाते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम शियाओ यी शियान है। शियाओ यान ने अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम शियाओ यान है। बोलने के बाद जियाओ यान ने जियाओ यी शियान की ओर देखना बंद कर दिया और अभी अभी लाए गए हुआंगलियन सार को देखने लगा। जब उसने एक विशेष वस्तु देखी तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। यह बिल्कुल रक्तकमल के सार का एक टुकड़ा था। टियर 5 रक्तकमल की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्रियों में से एक। जब श्री याओ ने देखा कि शियाओ यान अब शियाओ यी शियान की ओर नहीं देख रहा है तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन शियाओ यान की आंखों में चमक देखकर उनके चेहरे पर तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई। युवा स्वामी शियाओ, क्या आपको ये सारी हुआंगलियन एसेंस पसंद हैं? हम ये सभी काफी अच्छे हैं। तो फिर देखिए, आपने पहले जो वादा किया था। श्री याओ बीच वाक्य में ही रुक गए। शियाओ यान ने अपना सिर उठाया और एक नजर डाली। कर्ज चुकाने से मुकरने की हद तक नहीं। उसने लापरवाही से भंडारण रिंग से दूसरे स्तर की औषधीय गोली निकाली और उसे श्री याओ की ओर फेंक दिया। श्री याओ चौंक गए। उन्होंने जल्दी और सावधानी से दवा की गोली पकड़ी और राहत की सांस ली। उसने ध्यानपूर्वक औषधीय गोली की जांच की, जिसमें से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। उसका रंग और चमक गोल और चिकनी थी। वास्तव में यह एक उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली थी। उसने ढेर सारे हुआंगलियन एसेंस के बदले टियर 2 मेडिसिनल पिल लेकर भारी मुनाफा कमाया। बेशक अगर उसे पता होता कि इन हुआंगलियन तत्वों में रक्तकमल का सार भी मौजूद है तो वह निश्चित रूप से पछतावे से हरा हो जाता। वर्तमान परिणाम सर्वोत्तम था। जियाओ यान और उसे दोनों को लगा कि उन्होंने लाभ कमाया है। श्रीमान याओ, इस युवा स्वामी शियाओ की पहचान क्या है? शियाओ यी शियान ने उत्सुकता से श्रीमान याओ से पूछा। श्री याओ ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, इतनी उदारता दिखाते हुए, सीधे प्रथम या द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों से भुगतान करते हुए, या तो वह स्वयं एक कीमियागर हैं या फिर वह किसी बड़े परिवार के वंशज हैं जो अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि यह दूसरा विकल्प है। इतनी कम उम्र में वह भला कीमियागर कैसे हो सकता है? जियो यी जियान ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। शियाओ यान ने हुआंगलियन एसेंस के सभी अंशों को अलग रख दिया, जिनमें रक्तकमल के सार का एक टुकड़ा भी शामिल था, जिसे गलती से हुआंगलियन एसेंस समझ लिया गया था। वान याओ फार्मेसी में ज्यादा देर न रुककर वह मुड़कर चला गया। वान याओ फार्मेसी से कुछ दूर चलने के बाद उसे अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी शियाओ, कृपया यहीं रुकें। शियाओ यान को होश आया। उसने देखा कि शियाओ यी शियान उसका पीछा कर रहा था। वह रुका और बोला, क्या बात है? जियाओ यी शियान ने कहा, माफ कीजिए यंग मास्टर जियाओ, मैं बस यह पूछना चाहता था कि क्या आप एक कीमियागर हैं? ये शब्द सुनकर जियाओ यान तुरंत समझ गई। हालांकि जियाओ यी जियान विपत्ति विष शरीर की थी, जो एक विष विशेषज्ञ के लिए एक स्वाभाविक सामग्री है, फिर भी उसकी रग-रग में रसायन विद्या के लिए तीव्र लालसा थी। इसलिए, जी हाँ, मैं 1 साल पहले ही रसायन शास्त्री बना हूँ, जियाओ यान ने उदारतापूर्वक कहा। शियाओ यी शियान की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत आगे पूछा, युवा मास्टर शियाओ, सच कहूँ तो मेरा सपना एक रसायनज्ञ बनने का है। क्या आप कृपया मुझे रसायनज्ञों के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? या फिर मुझे कुछ रसायन विद्या की तकनीकें सिखा सकते हैं? अपने शब्दों को थोड़ा बेशर्म समझते हुए जियाओ यी शियान ने जल्दी से कहा, युवा स्वामी जियाओ, निश्चिंत रहें, मैं आपका मुफ्त में फायदा नहीं उठाऊंगी। कुछ समय पहले जब मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गई थी तो मुझे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में एक छिपी हुई गुफा मिली। मैं आपको गुफा का स्थान बताने को तैयार हूँ। यदि अंदर कोई अवसर हो तो कुछ हासिल करने के बाद आप मुझे रसायन विद्या की तकनीक सिखा सकते हैं। जियो यी जियान ने जियो यान को उत्सुकता से देखा। शियाओ यान को मूल रचना में वर्णित वह गुफा याद आ गई और उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, बेशक तुम कर सकते हो, लेकिन कीमियागर बनने की इच्छा के लिए बहुत कठिन शर्तें हैं। शायद तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे और कीमिया की तकनीक सीखना भी बेकार होगा, इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा। शियाओ यी शियान ने सिर हिलाते हुए कहा, उस प्रतिभा के बिना भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ, कम से कम पछतावा न हो इसलिए। शियाओ यान ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने फ्लाइट 2 टेक्निक और प्यूरिफिकेशन लोटस डेमन फ्लेम के बचे हुए नक्शे को न चूकने की योजना नहीं बनाई थी। विशेषकर फ्लाइट 2 तकनीक। उसकी वर्तमान शक्ति का अधिकांश हिस्सा उसके शारीरिक बल से आता है और उसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। परिणाम स्वरूप उड़ने की क्षमता उसकी कमजोरी होगी। एक बार जब उसे फ्लाइट 2 तकनीक प्राप्त हो जाएगी तो यह कमजोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए चूंकि जियाओ यी शियान ने सब कुछ अच्छी तरह से सोच लिया था, इसलिए उसे अब उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शियाओ यान ने कहा, हम दोनों वापस जाकर सफाई कर लेंगे और कल रवाना होंगे। शियाओ यी शियान की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मैं अभी तैयारी करने वापस जा रहा हूँ। अलविदा यंग मास्टर शियाओ। समाप्त करने के बाद जियो यी जियान खुशी से चला गया। शियाओ यान भी ज्यादा देर नहीं रुकी। उसका इरादा रात बिताने के लिए कोई सराय ढूंढने का था। हालांकि थोड़ी देर चलने के बाद ही 5 लोगों ने उसे घेर लिया। बच्चे, शियाओ यी शियान हमारी युवा मुखिया की चहेती है।
बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो, वरना हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना, लगभग 40 वर्ष के एक भाड़े के सैनिक ने कहा। शाओ यान असल में कहना चाहता था, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने असभ्य हो सकते हो, लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों तक पहुंचे, उसने उन्हें वापस खींच लिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह बहुत ही बचकाना लगा। लगता है मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, जियाओ यान ने आह भरी और फिर अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। धमाके 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 धमाके, 5 मुक्के एक के बाद एक तेजी से पड़े। पांचों भाड़े के सैनिक एक और वाक्य भी कह पाते उससे पहले ही वे सब पीछे की ओर गिर पड़े और बेहोश हो गए। शाओ यान की शारीरिक शक्ति चौथे स्तर के जादुई जानवर के बराबर थी, इसलिए उन पांचों लोगों को खून से लथपथ धुंध में न बदलना भी एक तरह से दया दिखाना ही था। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक बार ही मौका दिया। वह अपनी ताकत पहले ही दिखा चुका था। अगर अब भी उनमें उससे पंगा लेने की क्षमता नहीं बची, तो वह कोई घातक कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगा। बेशक रास्ते में भाड़े के सैनिकों के एक समूह का सफाया करना भी असंभव नहीं होगा। आखिर खरपतवार काटने के लिए उसकी जड़ों को उखाड़ना ही पड़ता है। 8 अध्याय 8 गुप्त कक्ष से शीघ्रता से गुजरने से एक अवसर प्राप्त होता है, लेकिन वापसी का मार्ग अवरुद्ध है। अध्याय 8 अवसर प्राप्त करने के लिए गुप्त कक्ष में तेजी से प्रवेश करना, वापसी का रास्ता अवरुद्ध है। उन 5 भाड़े के सैनिकों का सफाया करने के बाद कोई और इतना मूर्ख नहीं था कि शाओ यान से पंगा लेने की हिम्मत करे। शाओ यान ने ठहरने के लिए एक सराय ढूंढी और एक दिन आराम किया। वह वुतान शहर से किंगशान कस्बे तक कई दिनों तक पैदल यात्रा कर चुका था। हालांकि उसका शरीर थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसे काफी समय से चैन की नींद नहीं आई थी। अगले दिन शाओ यान सराय से निकलकर वान याओ फार्मेसी के बाहर चली गई। कुछ देर बाद जियाओ यी शियान भी प्रकट हुआ और जियाओ यान के पास आ गया। शाओ यान ने कहा, चलो चलते हैं। जियाओ यी शियान ने सिर हिलाया और फिर पूछा, युवा स्वामी जियाओ, आपकी ताकत क्या है? क्या आपको जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बहाने कुछ भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने की जरूरत है? जियाओ यान ने अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति का उल्लेख नहीं किया, केवल अपनी ची साधना का खुलासा किया। उच्च स्तर का नहीं, 7 सितारा डो मास्टर। 7 सितारा डो मास्टर। जियाओ यी शियान के होंठ गोल हो गए। किंगशान टाउन के सबसे शक्तिशाली लोग केवल निम्न डो मास्टर थे, फिर भी जियाओ यान वास्तव में एक 7 स्तरीय डो मास्टर की साधना रखता था। क्या ऐसा हो सकता है कि दिखने में जवान होने के बावजूद जियाओ यान ने वास्तव में कोई विशेष औषधीय गोली ली हो? शाओ यी शियान ने अचानक सवाल नहीं पूछा, बल्कि हंसते हुए कहा, यह तो बहुत बढ़िया है, फिर हमें खतरे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शाओ यान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर सहमति जताई। एक 7 सितारा डो मास्टर की साधना, एक चौथे स्तर के जादुई जानवर का भौतिक शरीर और एक चौथे स्तर के कीमियागर की आत्मा शक्ति के साथ। अगर परछाई में मौजूद याओ लाओ उसे अपने वश में कर ले, तो उसकी युद्ध शक्ति जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की बाहरी परिधि में ही नहीं, बल्कि अंदर जाकर उन छठे स्तर के जानवर सम्राटों का सीधे सामना करने की क्षमता भी पर्याप्त से कहीं अधिक होगी। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए की गई उनकी कड़ी मेहनत का यही फल था। शाओ यी शियान ने नेतृत्व किया और शाओ यान ने मार्ग प्रशस्त किया। कुछ समय बिताने के बाद वे दोनों उस गुफा में पहुंच गए जिसका जिक्र शाओ यी शियान ने किया था। वह गुफा एक बेहद खड़ी चट्टान के किनारे पर स्थित थी, जो झाड़ियों और बजरी से अवरुद्ध थी और बेहद खड़ी ढलान वाली थी। शाओ यान ने अथाह चट्टान के आधार पर एक नजर डाली। उसे लगा कि उसकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए अगर वह गिर भी जाए तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन शाओ यी शियान की जान जाने की पूरी संभावना है। सौभाग्य से जियाओ यी शियान पूरी तरह से तैयार था। उसने एक रस्सी और हुक निकाला, उसका एक सिरा एक चट्टान की दरार पर लटका दिया और दूसरा सिरा उनकी कमर के चारों ओर बांध दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बारी बारी से चट्टान से नीचे उतरने लगे। क्योंकि चट्टान का क्षेत्रफल बहुत कम था, इसलिए दोनों को मुश्किल से हिलने डुलने के लिए एक दूसरे से सटकर चलना पड़ा। इससे स्वाभाविक रूप से कुछ अंतरंग संपर्क उत्पन्न हुआ। शाओ यान की सुगठित और शक्तिशाली मांसपेशियों से एक मजबूत मर्दाना आभा निकल रही थी। शाओ यी शियान का शरीर असहनीय रूप से कोमल था, जो शाओ यान के शरीर से इस तरह चिपक रहा था जैसे आटे का एक नरम टुकड़ा चपटा करके पैनकेक बना दिया गया हो। युवक और युवती दोनों ही पहली बार विपरीत लिंग के साथ इस तरह के संपर्क का अनुभव कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। शाओ यी शियान ने धीरे से कहा, हमें एक एक करके नीचे आना चाहिए था। शाओ यान ने अनसुना करने का नाटक किया और सीधे शाओ यी शियान की कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटकर कहा, हिलो मत, मैं तुम्हें उठाकर पार ले जाऊंगी। शाओ यी शियान तुरंत अकड़ गई, उसका चेहरा बंदर के पिछले हिस्से की तरह लाल हो गया। शाओ यान ने अपनी जांघों में ताकत लगाई, चट्टान के उभरे हुए हिस्से पर कदम रखा, शाओ यी शियान को पकड़ा और तेजी से छलांग लगाई और ठीक गुफा के बाहरी हिस्से पर उतरा। मूल कृति में दर्शाया गया चट्टानी सांप दिखाई नहीं दिया, शायद समय अनुकूल नहीं था और जियाओ यान ने इस पर गहराई से विचार नहीं किया। क्या अब आप मुझे छोड़ सकते हैं? शाओ यी शियान ने शर्माते हुए कहा। शाओ यान ने झट से उसे छोड़ दिया और हल्के से खांसते हुए कहा, हम पहुंच गए हैं, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। जियाओ यी शियान ने शर्मिंदगी के मारे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और जियाओ यान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। शाओ यान ने अपनी संग्रहण अंगूठी से रोशनी के लिए एक चांदनी पत्थर निकाला। शाओ यी शियान को गुफा के अंदर और गहराई में ले गया और जल्दी ही पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंच गया। शाओ यी शियान ने पत्थर के दरवाजे को देखा, उसका अवलोकन और विश्लेषण किया। यह किसी प्रकार की मशीन जैसा दिखता है। इससे पहले कि शाओ यी शियान अपनी बात पूरी कर पाता, शाओ यान ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पत्थर के दरवाजे के ठीक बीचों बीच मुक्का मार दिया। टकराना पत्थर का दरवाजा ठीक बीच से चटक गया और धमाके के साथ खुल गया। शाओ यी शियान का मुंह एक बार फिर अंडे के आकार का हो गया। आज उसे जितनी बार झटका लगा वह पिछले किसी भी दिन से कहीं अधिक था। क्या यह एक दो मास्टर है? दिमाग खोना बंद करो, चलो साथ चलते हैं। शाओ यान ने शाओ यी शियान की कलाई पकड़ ली। शाओ यी शियान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके साथ गुप्त कक्ष में चली गई। गुप्त कक्ष के अंदर इसे कई खंडों में विभाजित किया गया था। एक ऐसा क्षेत्र जो सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा हुआ है। एक फूलों की क्यारी में कई बहुमूल्य जड़ी बूटियां लगाई गई थीं, जिनमें आइस स्पिरिट फ्लेम ग्रास भी शामिल थी, जो ब्लड लोटस पिल का एक मुख्य घटक था। ब्लड लोटस एसेंस के साथ मिलाकर और अन्य जड़ी बूटियों के पूरक के रूप में टियर 5 की औषधीय गोली ब्लड लोटस पिल तैयार की जा सकती थी। शियाओ परिवार में शाओ यान ने पहले ही जड़ी बूटियों का एक सेट इकट्ठा कर लिया था और याओ लाओ से रक्त कमल की गोली तैयार करने के लिए कहा था। हालांकि उनके भाग्य में केवल एक ही दिव्य ज्वाला को अवशोषित करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए अप्रत्याशित जरूरतों के लिए पहले से ही दूसरी रक्त कमल की गोली तैयार करना भी एक कारण था। शाओ यान ने आइस स्पिरिट फ्लेम ग्रास को एक तरफ रख दिया। हालांकि अन्य जड़ी बूटियां भी कीमती मानी जा सकती थीं, लेकिन उसने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया, इसलिए उसने शाओ यी शियान से कहा, तुम इन जड़ी बूटियों को रख सकते हो। शाओ यी शियान गुप्त कक्ष के अंदर मौजूद असंख्य खजानों और जड़ी बूटियों को ईर्ष्या से देख रहा था।
उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं को देखते हुए इस गुप्त कक्ष में प्रवेश करना आसान नहीं था। इसके अलावा यह उसके और शियाओ यान के बीच एक समझौता भी था। शियाओ यान को यहाँ से लाभ प्राप्त हुआ था और वह बाद में उसे रसायन विद्या सिखाने वाली थी, इसलिए उसे केवल ईर्ष्या महसूस हो रही थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान सचमुच उसे इन जड़ी बूटियों को रखने देगी। ये जड़ी बूटियां बहुत कीमती हैं, क्या आप इन्हें नहीं लेना चाहते? जियाओ यी शियान ने पूछा। आखिरकार तुम ही तो मुझे यहाँ लाए हो, तो तुम्हारे साथ कुछ अवसर साझा करने में क्या हर्ज है? जहां तक उस वादे की बात है जो मैंने तुमसे पहले किया था, मैं तुम्हें रसायन विद्या तो सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए रसायन शास्त्री बनना नामुमकिन है। यह सौदा तुम्हारे लिए घाटे का सौदा साबित हुआ, इसलिए मैं अब इसकी भरपाई कर रहा हूँ, जियाओ यान ने बेपरवाही से कहा। शाओ यी शियान ने कुछ सेकंड तक शाओ यान को घूरा, फिर अचानक अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसते हुए बोली, कितने प्यारे शब्द हैं, मैं तो लगभग उन पर फिदा ही हो गई थी। जियो यान अपना सिर बेबसी से हिलाते हुए जियाओ यान पत्थर के कमरे के बीच में रखी मेज की ओर चला गया, जिस पर 3 पत्थर के बक्से रखे हुए थे। शाओ यान ने अपना हाथ उठाया और सीधे पत्थर के ताले को चूर-चूर कर दिया। अब उसे हर चीज पर क्रूर बल के हावी होने का यह एहसास कुछ हद तक अच्छा लगने लगा था। तीनों पत्थर के बक्सों को खोलने पर 3 पांडुलिपियां दिखाई दी। गहन पद 2 तकनीक दहाड़ता हुआ पागल शेर, गहन पद फ्लाइट 2 तकनीक पर्पल क्लाउड विंग्स, 7 रंगों वाले विष नियमावली। शाओ यान ने उन सभी को खोलने और पढ़ने का नाटक किया और अपनी स्मृति से उन्हें जल्दी से याद कर लिया। फिर उसने सीधे 7 रंगों वाले विष की पुस्तिका को शियाओ यी शियान की ओर फेंक दिया। यह 7 रंगों के विषयों की नियमावली है, यह आप जैसे चिकित्सक के लिए उपयोगी होनी चाहिए, इसे ले लीजिए। शाओ यी शियान ने मना नहीं किया, बल्कि कृतज्ञतापूर्वक झुककर कहा, युवा स्वामी शाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमेन, शाओ यान ने विनम्रता से जवाब दिया, फिर पत्थर के कमरे में रखे कंकाल से उत्सुकतापूर्वक छेड़छाड़ करने का नाटक किया। हल्के से खींचने पर कंकाल तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। एक छोटा सा स्क्रॉल गिर गया। उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और बुदबुदाते हुए कहा, इसे इतनी गहराई में छुपाना, यह तो अच्छी बात ही होगी। इस समय तक पूरे पत्थर के कमरे में और कुछ भी उपयोगी नहीं बचा था। दोनों ने गुफा को साफ किया और वहां से चले गए। हालांकि गुफा से बाहर निकलने के कुछ ही मिनटों बाद गुफा से बाहर जाने वाले एकमात्र रास्ते पर 1 दर्जन आकृतियां दिखाई दी। वे सभी भाड़े के सैनिक थे, जिनके शरीर से एक दाऊ अभ्यासी की आभा निकल रही थी। शाओ यी शियान ने इन भाड़े के सैनिकों पर दया भरी नजर डाली और जानबूझकर शाओ यान के पीछे हट गया। इसका कोई उपाय नहीं था। शियाओ यान की एक ही मुक्के से पत्थर के दरवाजे को चकनाचूर कर देने की भयानक युद्ध शक्ति ने उसे संकट की किसी भी भावना से पूरी तरह वंचित कर दिया था। अगर इन लोगों को शियाओ यान से एक घूंसा लग जाए तो क्या वे पूरे शरीर पर चोट के निशान और नीले काले निशान से भर नहीं जाएंगे? 9 अध्याय 9 बाएं मुक्के से भी भारी नुकसान होता है, दाएं मुक्के से भी भारी नुकसान होता है। अध्याय 9 उच्च क्षति वाला बायां मुक्का, उच्च क्षति वाला दायां मुक्का। 2 साधना में निपुण कई भाड़े के सैनिकों ने गुफा के एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। शाओ यी शियान ने डर का नाटक करते हुए कहा, युवा स्वामी शाओ, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज नाजुक, बनावटी और बेहद धीमी थी। शाओ यान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि शाओ यी शियान में शरारत का एक खास स्वभाव है। हालांकि जो आवाज उसे कुछ हद तक अरुचिकर लग रही थी, वही आवाज दूसरों को दिव्य संगीत जैसी लग रही थी। उन भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर नशे का भाव था, उनकी आंखों में ईर्ष्या भरी हुई थी। वे शियाओ यान को देख रहे थे और कामना कर रहे थे कि काश वे शियाओ यी शियान के सामने खड़े होते। कई भाड़े के सैनिकों के पीछे एक आकृति भयावह आंखों से देख रही थी। वह भाड़े के सैनिकों के पीछे से निकला और सीधे शियाओ यान को घूरते हुए बोला, क्या तुम वही लड़के हो जिसने हमारे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के 5 भाड़े के सैनिकों को घायल किया था? तुम बहुत जवान दिखते हो, मुझे लगता है तुम्हारी प्रतिभा काफी अच्छी होगी। अफसोस की बात है कि तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बड़े होने से पहले तुम किसी काम के नहीं हो। शाओ यान ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, ओह तुम कौन हो? मूली का चेहरा भावहीन हो गया और उसकी आंख का कोना फड़कने लगा। जियाओ यी शियान ने जियाओ यान के पीछे से याद दिलाया, यह मूली है, वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का युवा कंपनी लीडर। उसके पिता मुशे एक 2 स्टार डो मास्टर हैं। शाओ यान को तुरंत एहसास हो गया कि यह वही छोटा खलनायक था जिसने मूल कहानी में उसे काफी परेशानी दी थी। वह वाकई बदकिस्मत लग रहा था। अब तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई है ना? अब जब तुम्हें पता चल गया है तो जो मौका तुमने हासिल किया है उसे मुझे सौंप दो। शायद तब मैं तुम्हें जीने का मौका दूं। अपने पीछे मौजूद लगभग 1 दर्जन दाऊ प्रैक्टिशनर भाड़े के सैनिकों पर भरोसा करते हुए मूली आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने शाओ यी शियान की ओर देखा और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, वान याओ फार्मेसी में मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन यहाँ अगर मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊं और तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। वह मुड़ा और अपने पीछे खड़े भाड़े के सैनिकों से कहा, मैं पहले जाता हूं, तुम लोग एक पंक्ति बना लो। शाओ यी शियान का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया, मानो वह हद से ज्यादा क्रोधित हो गई हो। तुम सब विकृत मानसिकता वाले लोग हो। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, रुको, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैंने खुद के अलावा सिर्फ अपनी सहायक फीलिन को ही यह बात बताई थी। अपना वाक्य पूरा किए बिना ही जियाओ यी शियान को समझ आ गया कि क्या हुआ है और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ तो क्या हुआ? मूली ने उपेक्षापूर्वक स्वीकार किया। शाओ यी शियान चुप रही। शाओ यान की बाह को गले लगाया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, युवा स्वामी शाओ, उन्हें मत छोड़ो। शाओ यान ने कंधे उचकाते हुए कहा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर आप घास को उसकी जड़ों को उखाड़े बिना काटेंगे तो वसंत की हवा चलने पर वह फिर से उग जाएगी। आज उनमें से एक भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। शाओ यान की बातें सुनकर मूली और उसके पीछे खड़े 1 दर्जन से ज्यादा भाड़े के सैनिक जोर से हंस पड़े। हाँ, हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या तुम्हें इस तरह शेखी बधारने में शर्म नहीं आती? शाओ यान ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसके शरीर से डोची ऊर्जा निकली और उसके ऊपर डोची लबादे की एक परत के रूप में संघनित हो गई। हंसी अचानक रुक गई। वे इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि डोची क्लोक क्या दर्शाता है। यह एक शक्तिशाली डो मास्टर की पहचान थी। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप में केवल कंपनी लीडर मुशे ही इस स्तर तक पहुंची थी। एक पल में मूली और उसके पीछे मौजूद वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के 1 दर्जन भाड़े के सैनिकों ने कायरता का प्रदर्शन किया। युवा स्वामी, कृपया हम जैसे तुच्छ लोगों पर दया करें और हमें माफ कर दें। क्या आप हमें छोड़ देंगे? मूली ने बनावटी मुस्कान दी। उसके अचानक बदले हुए रवैये ने शियाओ यान को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन जियाओ यान मूली जैसे अनिश्चित तत्व को अस्तित्व में रहने की अनुमति कैसे दे सकता है? वह हंसा और सिर हिलाया। यह सोचना कि तुम्हारे पीछे 1 दर्जन डो प्रैक्टिशनर भाड़े के सैनिक हैं तो जीत निश्चित है। यह तो सरासर घमंड और अहंकार है। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि मुझ में 1-2 मास्टर जितनी शक्ति है तो वे विनम्र और चापलूसी करने लगते हैं।
पहले घमंडी बाद में विनम्र है। शाओ यान ने युद्ध की मुद्रा अपनाई और अपनी मुट्ठियां भींच ली। यह देखकर मुली को पता चल गया कि उसका रवैया बदलना व्यर्थ था। भयंकर भाव से उसने अपने पीछे खड़े दर्जन भर भाड़े के सैनिकों से चिल्लाकर कहा, वह तो बहुत छोटा है, शायद अभी अभी डॉ मास्टर बना है। मिलकर हमला करो, शायद हम उसे थकाकर मार डालें। एक साथ हमला करो, एक साथ हमला करो। इतनी कम उम्र में डो मास्टर स्तर तक पहुंचना, उसने अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बहुत सारी औषधीय गोलियां खाई होंगी। उसकी डोची बहुत अस्थिर होगी, इसलिए एक साथ हमला करना हारने वाली लड़ाई नहीं होगी। हाँ, सब मिलकर हमला करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम अकेले एक व्यक्ति को नहीं हरा सकते। भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। हालांकि जब जियाओ यान ने सचमुच मुली की ओर सीधा मुक्का मारा, वे भाड़े के सैनिक जो उस पर हमला करने की बात कर रहे थे अचानक मुड़ गए और बिना किसी अपवाद के गुफा से बाहर भाग गए, जिसमें मुली भी शामिल थी। लेकिन शियाओ यान का मुक्का कितना तेज था। इससे पहले कि मुली अपना शरीर घुमा पाता, शियाओ यान के मुक्के ने सीधे उसके पेट पर प्रहार किया। पफ खून चारों ओर फैल गया था। लाल और पीले रंग के तरल पदार्थ जमीन पर बह रहे थे। मुली ने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका सिर नीचे झुक गया और उसकी सांस तुरंत रुक गई। उसकी बात अनसुनी करते हुए जियाओ यान ने तुरंत भाग रहे भाड़े के सैनिकों का पीछा करना शुरू कर दिया। गुफा में केवल एक ही रास्ता था। ये भाड़े के सैनिक उसकी तरह तेज नहीं थे और सभी दिशाओं में भाग नहीं सकते थे, इसलिए उसने एक एक करके उनका पीछा किया। दया नहीं। सभी लोग अत्यंत विनम्र भाव से उसके सामने खड़े होकर अपनी जान की भीख मांगना चाहते थे। शाओ यान ने उन सभी को नजरअंदाज करते हुए हर एक मुक्के से एक को मार डाला। बाएं मुक्के से भारी नुकसान, दाएं मुक्के से भी भारी नुकसान। लगभग एक दर्जन जोरदार धमाकों के साथ उसने भाग रहे सभी भाड़े के सैनिकों को मार गिराया। खून से गुफा लाल हो गई थी, साथ ही शियाओ यान के कपड़े भी चिपचिपे और चिकने हो गए थे। शाओ यान ने तुरंत अपने कपड़े फाड़ दिए और थोड़ी देर में किसी नदी में जाकर नहाने और नए कपड़े बदलने की योजना बनाई। इस समय शाओ यी शियान हांफते हुए वहां पहुंची। टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे इतने सारे क्षतविक्षत शवों को देखकर, हालांकि वह एक चिकित्सक थी जिसने कई खूनी दृश्य देखे थे, फिर भी वह लगभग उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाई। अपने कपड़े उतार चुके शियाओ यान को देखकर शियाओ यी शियान की उसके प्रति धारणा में जबरदस्त बदलाव आया। यह रसायन विद्या जानने वाला एक सुरुचिपूर्ण युवक कैसे हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से एक निर्दयी असुर था जो शारीरिक रूप से युद्ध करता था। चलो चलते हैं। जियाओ यान ने हाथ बढ़ाया और हल्की सी मुस्कान दी। शियाओ यी शियान ने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके गाल बुरी तरह गर्म हो गए हैं। क्या हो रहा है? मेरा दिल इस एहसास से बहुत अजीब सा महसूस कर रहा है। तुम किस लिए खोई हुई हो? क्या तुम्हें इस जगह से घृणा नहीं होती? शियाओ यान ने पूछा। शाओ यी शियान ने अपने चेहरे पर जोर से थपथपाया, खुद को संभाला और स्वाभाविक रूप से अभिनय करने का नाटक किया। कुछ नहीं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। दोनों गुफा से बाहर निकल गए। शियाओ यी शियान को पकड़े हुए शियाओ यान ने चट्टान की उभरी हुई सतहों का उपयोग करते हुए छलांग लगाई और कुछ ही पलों में वापस चट्टान की चोटी पर पहुंच गई। चलो पहले कोई छोटी नदी ढूंढ लेते हैं ताकि मैं अपने शरीर को धो सकूं, शियाओ यान ने कहा। शियाओ यी शियान ने शर्माते हुए बगल में सिर हिलाया। गुफा के धुंधले वातावरण से दूर शियाओ यान के नंगे ऊपरी शरीर ने उस पर और भी अधिक दृश्य प्रभाव डाला। दोनों ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की बाहरी परिधि के चारों ओर कुछ दूर तक पैदल चलकर एक छोटी नदी पाई। शाओ यान ने कूदकर अपने शरीर को धोया। शाओ यी शियान की नजरों से बिना शर्माए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और काले रंग के तंग कपड़े पहन लिए। शाओ यी शियान काफी देर तक घूरती रही और जब शाओ यान ने कपड़े पहन लिए तो उसने अपनी आंखें ढक लीं और कहा, बेशर्म जियो यान, तो फिर तुम अभी इतनी बारीकी से क्यों देख रहे थे? शियाओ यान ने सीधे सवाल किया। शाओ यी शियान ने हठपूर्वक कहा, मैं तो बस यह देखने आया था कि आपको चोट तो नहीं लगी, बस इतना ही। शाओ यान ने इस बारे में बहस करने की हिम्मत नहीं उठाई और कहा, मैंने तुम्हें रसायन विद्या सिखाने का वादा किया था। क्या हमें कोई जगह ढूंढनी चाहिए? वान याओ फार्मेसी में वापस या कहीं और? वान याओ फार्मेसी नहीं जा रही हूँ। जियाओ यी शियान की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। अपनी सहायक के विश्वासघात के बाद वान याओ फार्मेसी में उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा था। इसके अलावा चूंकि शियाओ यान ने मुली की हत्या कर दी थी, इसलिए वापस लौटने पर उसे निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, इसलिए बेहतर यही था कि वह वापस न लौटे। मुझे एक छिपी हुई घाटी का पता है, मेरे साथ वहां चलो, जियाओ यी शियान ने कहा। शाओ यान को मूल रचना में वर्णित वह छोटी घाटी याद आ गई और उसने मना नहीं किया। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। यह मेरे लिए खुद को बेहतर बनाने का भी एक अच्छा अवसर है, उसने मन ही मन सोचा। एक बार जब मैं फ्लाइट 2 तकनीक सीख लूंगा तो मैं एमेथिस्ट विंड लायन किंग से पंगा लेने जा सकता हूँ। छठे स्तर के राक्षसी जीव का सार रक्त और छठे स्तर की राक्षसी अग्नि बैंगनी ज्वाला, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 10 अध्याय 10 घाटी में खेती। 1 महीने बाद आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। अध्याय 10 घाटी में खेती। 1 महीने बाद आखिरकार इसका इंतजार खत्म हुआ। जैसा कि शियाओ यान ने अनुमान लगाया था, शियाओ यी शियान उसे मूल कहानी की छोटी घाटी में ले आया। घाटी का स्थान एकांत था, जिससे बाहरी लोगों के लिए इसे खोजना या इसमें प्रवेश करना मुश्किल था। जियाओ यान और जियाओ यी शियान को केवल इसलिए प्रवेश करने की अनुमति मिली क्योंकि जियाओ यी शियान ने एक बार एक प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर का इलाज किया था। घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत था, जिसमें कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां उगी हुई थीं, जिनसे एक समृद्ध औषधीय सुगंध निकल रही थी, जो घाटी के ऊपर छाए घने कोहरे में घुल मिल गई थी। यह जगह वाकई बहुत अच्छी है, शाओ यी शियान, तुम्हारी यह जगह वाकई बहुत अच्छी है, शाओ यान ने जोर से प्रशंसा की। शाओ यी शियान ने अपना सिर उठाया और खुशी खुशी प्रशंसा स्वीकार की। चलो अब से यहीं रहते हैं। तुम मुझे रसायन विद्या सिखाओ और मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों और खाने पीने का ख्याल रखूंगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जवाब मिलते ही जियाओ यी शियान खुशी से उछलते हुए घाटी के बीच में स्थित छोटे से लकड़ी के घर की ओर चल पड़ी। जाहिर है यह उसकी यहाँ पहली बार यात्रा नहीं थी, यह उस तरह की जगह थी जो उसके गुप्त अड्डे का हिस्सा थी। यह महसूस करते हुए जियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी। वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसकी भावनाएं क्या थीं। इस तरह की जगह पर मूल कहानी में शियाओ यान को भी शियाओ यी शियान को 2 बार बचाने और वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को नष्ट करने के बाद ही यहाँ लाया गया था। वह शियाओ यी शियान के साथ सिर्फ एक रोमांचक अनुभव के बाद इतनी जल्दी प्रगति कैसे कर सकता था? वह हैरान था। इसका हल न निकाल पाने के कारण जियाओ यान ने इसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। यह जगह बुरी नहीं थी, यह उसके लिए अपनी ताकत को ठीक से बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही थी। चूंकि उसे एमेथिस्ट विंड लायन किंग से
निपटना था, इसलिए फ्लाइट 2 टेक्निक उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। दूसरे अर्थ रैंक भी थे। उसे 2 तकनीक भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मूल कहानी में याओ लाओ द्वारा सिखाए गए पृथ्वी रैंक के निम्नस्तरीय ज्वाला विभाजन सुनामी शासक की बात करें तो उसका इसे सीखने का कोई इरादा नहीं था। उसे मांस पर मुट्ठियों के प्रहार का एहसास अधिक पसंद था। 2D लेगेसी में उसने जो कुछ प्राप्त किया उसमें अर्थ रैंक भी शामिल है। 2 तकनीक का उपयोग करने वालों की संख्या सबसे कम थी, लेकिन साथ ही वे सबसे अधिक संख्या में भी थे। जियाओ यान ने अपने दिमाग में कई विचारों को खंगाला और फ्लेम बर्स्ट फिस्ट नामक एक निम्नस्तरीय दांव तकनीक को चुना जो पृथ्वी श्रेणी की है। यह मुक्केबाजी तकनीक अग्नि तत्व से युक्त ऊर्जा वाले लोगों के लिए उपयुक्त थी। इसमें मुट्ठियों पर अग्नि तत्व से युक्त ऊर्जा केंद्रित होती थी और शत्रु पर प्रहार करने के बाद यह विस्फोटक रूप से फूट पड़ती थी। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी रूलर के विपरीत जिसमें लंबी दूरी और बड़े क्षेत्र पर हमले होते थे, इस 2 तकनीक में एक बहुत ही शक्तिशाली एक लक्ष्य विस्फोट होता था जो इसे उसके लिए बहुत उपयुक्त बनाता था। जियाओ यान ने मन बना लिया, फ्लेम बर्स्ट फिस्ट में महारत हासिल करो, पर्पल क्लाउड विंग्स में महारत हासिल करो और सीधे जाकर एमेथिस्ट विंड लायन किंग को उड़ा दो। बिल्कुल, अगर उसे सही से याद है तो युन युन अपनी अच्छी शिष्या नालन यानरान के लिए बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के बदले में एमेथिस्ट विंड लायन किंग के पास जाएगी, जिससे एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। तब तक वह टिड्डे का पीछा करने वाले मैंटिस की भूमिका निभाएगा जो अपने पीछे मौजूद ओरियोल से अनजान होगा, जिससे उसे काफी मेहनत बच जाएगी। खेतीबाड़ी में दिन ब दिन समय बीतता गया। उस गहन श्रेणी की उड़ान तकनीक बैंगनी बादल पंख पर शियाओ यान ने घाटी में प्रवेश करने के पहले ही दिन महारत हासिल कर ली थी। उनकी अधिक शक्तिशाली आत्मशक्ति ने उड़ान तकनीक में मौजूद बैंगनी बादल ईगल की शेष आत्मा को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक दिया, जिससे उन्हें इस उड़ान तकनीक में शीघ्रता से महारत हासिल करने में मदद मिली। इसलिए उसका शेष समय पृथ्वी रैंक की निम्न स्तरीय 2 तकनीक फ्लेम बर्स्ट फिस्ट सीखने में व्यतीत हुआ। याओ लाओ इस बात से हैरान थे कि मुक्केबाजी की यह तकनीक कहां से आई, लेकिन उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं। वह और याओ लाओ एक मौन समझ की स्थिति में थे, दोनों अपने अपने कुछ रहस्य छिपा रहे थे। बात सिर्फ इतनी थी कि शियाओ यान ने मूल पुस्तक पढ़ ली थी और वह जानता था कि याओ लाओ क्या छिपा रहा है, इसलिए उसे बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं थी। दूसरी ओर याओ लाओ को शियाओ यान की विरासत के स्रोत के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। चाहे वह शरीर को शुद्ध करने वाला औषधीय स्नान हो, रक्त को शुद्ध करने की गुप्त तकनीक हो या पृथ्वी श्रेणी की निम्न स्तरीय 2 तकनीक हो, वह सब कुछ जानने के लिए उत्सुक था। हालांकि एक शिक्षक होने के नाते चूंकि शियाओ यान ने स्वयं पहल करके उसकी निष्ठा के बारे में नहीं पूछा, तो वह शियाओ यान की निष्ठा के बारे में पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता था। अपनी जिज्ञासा को दबाने के लिए याओ लाओ ने अपने सारे विचार रसायन विद्या में लगा दिए। पहले से एकत्रित रक्तकमल का सार और हिम आत्मा ज्वाला घास, साथ ही भंडारण वलय में लंबे समय से तैयार की गई पूरक सामग्री ने उसे एक और रक्तकमल की गोली को परिष्कृत करने की अनुमति दी। दिव्य ज्वाला को अवशोषित करने के लिए रक्तकमल की गोली अत्यंत आवश्यक थी। जियाओ यान 5वें स्तर की औषधीय गोलियों का शोधन नहीं कर सकता था, लेकिन याओ लाओ उन्हें आसानी से शोधित कर सकता था और उसने सीधे उनका शोधन कर लिया। इस प्रकार जियाओ यान के पास अब 2 स्तरीय रक्तकमल की गोलियां थीं। जियाओ परिवार द्वारा उसके भंडारण वलय में पहले से एकत्रित की गई हिम आत्मा शीत जलधारा के साथ जियाओ यान अब 2 दिव्य ज्वालाओं को एक साथ अवशोषित करने में पूरी तरह सक्षम था, यदि उसका सामना उनसे होता। हालांकि यह सिर्फ एक विचार था। दिव्य ज्वालाएं कितनी दुर्लभ थीं, यहां तक कि शाओ यान को भी। फिलहाल केवल उन्हीं दिव्य ज्वालाओं के स्थान पता है जो मूल कहानी में दिखाई दी थीं। जहां तक ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की बात है, मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में उसकी योजना सफलतापूर्वक पूरी हो जाने और उसकी साधना में कुछ प्रगति हो जाने के बाद वह सीधे मेडुसा के पास जाएगा और जबरदस्ती उस दिव्य ज्वाला को छीन लेगा। अन्यथा मूल कहानी की तरह अत्यधिक अवसरवादी होना और भाग्य पर बहुत अधिक निर्भर रहना वह जुआ खेलना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में पर्याप्त लाभ अर्जित करना और अपनी शक्ति को उस स्तर तक बढ़ाना जहां याओ लाओ के अधिकार पर निर्भर रहना मेडुसा को हराने के लिए पर्याप्त हो, जियाओ यान का लक्ष्य था। फिलहाल उन्होंने कुछ प्रगति की है। उस छोटी सी घाटी में 1 महीने से अधिक समय बिताने के बाद शाओ यान ने फ्लेम बर्स्ट फिस्ट की मूल बातें पहले ही सीख ली थीं। हालांकि उसकी ची की मात्रा अपर्याप्त होने के कारण वह एक ही लड़ाई में इसका उपयोग केवल 3 या 4 बार ही कर सकता था। सौभाग्य से उसके पास याओ लाओ का वशीकरण उसका तुरुप का पत्ता था। जब याओ लाओ उस पर हावी हो जाता था तो उसकी सभी क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि हो जाती थी, जिससे उसे पृथ्वी रैंक प्राप्त होती थी। 2 तकनीक की असली शक्ति को उजागर करने के लिए 2 तकनीक में प्रगति के अलावा जियाओ यान ने रसायन शास्त्र और साधना में भी आगे बढ़ना जारी रखा। 7 स्टार 2 मास्टर से 8 स्टार 2 मास्टर तक पदोन्नति होना स्वाभाविक था। रसायन शास्त्र के संदर्भ में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में उनकी सफलता दर में थोड़ा और सुधार हुआ था। उन्हें अगले स्तर पर पहुंचने के लिए केवल साधना में एक महत्वपूर्ण सफलता की ही आवश्यकता थी। इसके विपरीत उनके शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक शक्ति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। छोटे स्वामी शियाओ, खाने का समय हो गया है, जल्दी आइए। शियाओ यी शियान की आवाज छोटे से लकड़ी के घर से आई। बाहर 2 तकनीक का अभ्यास कर रही शियाओ यान ने मुक्केबाजी बंद कर दी और छोटे लकड़ी के घर में लौट आई। शियाओ यी शियान के सामने बैठे शियाओ यान ने मुंह खोलकर कहा, कीमियागरी का तुम्हारा अध्ययन कैसा चल रहा है? क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी है? शियाओ यी शियान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुंह खोलते ही ऐसी बातें क्यों उठा देते हो जो मुझे सुनना पसंद नहीं है? मैंने तो पहले ही हार मान ली है, क्या अब आप संतुष्ट हैं? शियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, गुस्सा मत हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे पास विष डालने की असाधारण प्रतिभा है, फिर तुम रसायन विद्या में इतना उलझना क्यों चाहते हो? शियाओ यी शियान के चेहरे पर थोड़ी उदासी झलक रही थी, शायद यह सिर्फ एक तड़प है। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी नीति स्वीकार कर ली है। मुझमें रसायन शास्त्री बनने की प्रतिभा बिल्कुल नहीं है। शियाओ यान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं। हालांकि तुम रसायन विद्या नहीं जानती, लेकिन तुम मुझसे इन्हें तुम्हारे लिए परिष्कृत करवा सकती हो। अच्छे मित्र होने के नाते मैं आपसे औषधीय जड़ी बूटियों के 3 भाग लाने की अपेक्षा नहीं करूंगा और न ही मैं आपसे प्रसंस्करण शुल्क लूंगा। मैं आपके लिए औषधीय गोलियां निःशुल्क तैयार करूंगा। शियाओ यी शियान के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। कहे तो मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगी। भोजन का समापन खुशनुमा बातचीत के साथ हुआ। शियाओ यान लकड़ी के घर से बाहर निकली और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, समय बीतने के साथ साथ युन को जल्द ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर पहुंच जाना चाहिए, है ना? मैं इंतजार करते करते थोड़ा बेचैन हो रहा हूं। अचानक शियाओ यान की दृष्टि सीमा के भीतर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर आकाश में बैंगनी और हल्के नीले रंग की चमक एक दूसरे से टकरा रही थी। आखिरकार इसका इंतजार खत्म हुआ। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी पीठ फैलाई और बैंगनी बादल के पंख तुरंत खुल गए।
शाओ यी शियान लकड़ी के घर से बाहर निकला और शाओ यान को अचानक उड़ते हुए देखकर अवाक रह गया। उसे केवल शाओ यान का एक वाक्य सुनाई दिया, काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा।